पिछली क्लास में जैसा कि आपने देखा कि हम सभी ने इम्प्रेशनिज्म को लेकर ढेर सारी बातें की और आज हम कुछ मिलता-जुलता ही एक टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जो है कि एक्सप्रेशनिज्म। तो आज बात होगी एक्सप्रेशनिज्म, लेकिन पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए कि सर इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म में अंतर क्या है? वहाँ से आप स्टार्ट करें। तो मैं अपनी बात इसी बात से स्टार्ट करूँगा कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों में समानता क्या है? तो सबसे पहली बात समानता की यही करें कि जिस तरह से इम्प्रेशनिज्म रियलिज्म के विरोध में प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक उसी तरह से आपका एक्सप्रेशनिज्म भी अ, आपके विक्टोरियन रियलिज्म और उसके साथ उसका बड़ा भाई जिसे बोला जा सकता है नेचुरलिज्म, दोनों चीज़ों के खिलाफ में प्रारंभ हुआ था। तो अब यहाँ पर एक शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ नेचुरलिज्म, तो यह नेचुरलिज्म क्या है ये भी आपको समझना चाहिए। और दूसरा एक टर्म और समझना चाहिए कि जब इम्प्रेशनिज्म का दौर समाप्त होता है तो उसके बाद एक दौर और स्टार्ट होता है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म एक तरह से ब्रीच का काम कर रहा है, यानी वो मेकिंग का काम कर रहा है जो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा एक्सप्रेशनिज्म में। तो एक्सप्रेशनिज्म की बात समझकर आप समझ पाएंगे कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म भी क्या है। और जब हम पोस्ट लगा देते हैं किसी शब्द में तो इसका दो मतलब हमारे साथ होता है। एक तो यह होता है कि अ, जैसे हमारा मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म है तो हम ये बात करते हैं कि मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म की कुछ बातों का खंडन करता है और खंडन के साथ-साथ कुछ बातों को रिपीट करता है या एक्सटेंड करता है। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर पोस्ट इम्प्रेशनिज़्म को भी आप देखेंगे कि यह इम्प्रेशनिज़्म की कुछ बातों का खंडन करता है और कुछ बातों को ठीक उसी तरह से आगे बढ़ाता है या उसका एक्सट्रीम फॉर्म दिखाता है। अब जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस लाइन से कि इम्प्रेशनिज़्म और एक्सप्रेशनिज़्म में क्या अंतर है, तो एक बहुत बारीक अंतर है, एक पतली सी डोर है दोनों के बीच में। और वह यह है कि इम्प्रेशनिज़्म में हमने देखा कि किसी आउटर रियलिटी का हमारा इंटरनल परसेप्शन क्या होता है। यानी बाहर कोई चीज़ है, हमने उसको देखा, देखने के बाद जब हमारे माइंड के मैकेनिज्म काम करना स्टार्ट किए, चाहे वो सेंसेशन हो, इमोशन हो, फीलिंग्स हो, हमारी उस मोमेंट में हमारी सोच हो, उसको रिप्रेजेंट किया, आपने किया, तो वह बात रही इम्प्रेशनिज्म तक। लेकिन अब बात किसी आउटर रियलिटी की नहीं है, बात है अब इंटरनल रियलिटी की। और इंटरनल रियलिटी का ही किस तरह से एक्सप्रेशन हो रहा है या एक्सप्रेस वो किस तरह से हो रही है, हम उसी फिनोमिनन को हम एक तरह से एक्सप्रेशनिज्म बोलेंगे। इस बात को और अच्छा से समझने के लिए थोड़ा-सा हम दो विद्वानों का यहाँ पर ज़िक्र करना चाहेंगे। सिगमंड फ्रायड और नीत्शे की फिलॉसफीज़ जो हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है आपका एक्सप्रेशनिज़्म। जैसा कि यदि आप फ्रायड को जानते हैं तो फ्रायड आपके कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, और जहाँ पर आपकी इनर रियलिटीज़ या इनर ट्रूथ्स को मौका मिलता है आपके आपकी आपकी लाइफ से बाहर आने का। तो आप उनके बारे में जानें। और दूसरा, यदि आप नीत्शे के बारे में जानें तो नीत्शे की एक फिलॉसफी है पेसिमिज्म की। और पेसिमिज्म के साथ वो कहते हैं कि यदि लाइफ की आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है तो आपको ये बात तो ये बात स्वीकार करना पड़ेगा कि लाइफ में ही केवल अच्छा 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 सब कुछ नहीं है। कि आप यदि आप खुशी को स्वीकार कर रहे हैं, यदि आप
अच्छी चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं, तो आप मत भूलिए कि जीवन की सबसे एक ब्रूटल रियलिटी यह है दुःख। दुःख है, प्रॉब्लम है, समस्याएँ हैं और उनसे भगकर आप लाइफ़ जी नहीं सकते, बल्कि आपको उनको स्वीकार करना पड़ेगा और उनके साथ ही आप लाइफ़ को बेहतर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो एक तरह से यह एक इनका पेसिमिज़्म कहा जाता है नीत्शे का, लेकिन ये पेसिमिज़्म ना होकर मुझे लगता है कि यह एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ हमें ले जाता है कि हम लाइफ़ को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इम्प्रेशनिज़्म और एक्सप्रेशनिज़्म का अंतर आप समझ गए होंगे कि इम्प्रेशनिज़्म हमारा एक बाहर की चीज़ों को आपने देखा और आपके अंदर जो हलचल उठी या फिर आपके अंदर जो इमोशन या इम्प्रेशन आया, थॉट्स आई और तो उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी उसको आप बता रहे हैं, तो यह आपका इम्प्रेशनिज़्म है। लेकिन वहीं आपके अंदर ही चीज़ें हुई, अंदर ही वो हलचल हुई और उस चीज़ को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस हलचल को, तो वो आपका अ, एक्सप्रेशनिज़्म की तरफ आप सोच रहे हैं। लेकिन अ एक्सप्रेशनिज़्म का ये पूरा मतलब अभी नहीं हुआ है। एक्सप्रेशनिज़्म के साथ हम कुछ आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों को करें तो उससे हमारी समझ बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस समझ को अच्छी बनाने के लिए मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा आप सभी चूँकि हम सभी अ जानते हैं, हम अपनी लाइफ़ को जी रहे हैं और वह यह है कि अ, हम सभी अपने जीवन में स्ट्रेस महसूस करते हैं, टेंशन महसूस करते हैं या हम हमारा जीवन बहुत बार विभिन्न प्रकार के टेंशन से, बहुत प्रकार के स्ट्रेसेस से, बहुत प्रकार के तनावों से होकर गुज़रता है। तो जब आप तनाव की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि आपको स्ट्रेस होता क्या है? देखिए एक होता है आपका एक्सपेक्टेशन और एक होता है आपका फुलफिलमेंट। तो यदि आपकी आशा यदि आपकी चाहत आपके अनुसार पूरी नहीं होती है या फिर उनके बीच गैप रह जाता है यानी उसकी पूर्ति में और आपकी चाहत में, तो यह स्थिति आपके मन में, आपके दिमाग में स्ट्रेस पैदा करती है। और आप जानते हैं जब स्ट्रेस आपको होता है तो आप एक तरफ से अबनॉर्मैलिटी की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर आपका व्यवहार में आप देखेंगे कि आप नॉर्मल नहीं दिख रहे हैं, आप बहुत बेचैन दिख रहे हैं, आप आपकी जो लैंग्वेज है उस पर कुछ ऐसा लग रहा है कि आप मन-मन में कुछ बोल रहे हैं जो कि इस बात का दिखाता है कि आप अंदर से ब्रोकन हैं, आप अंदर से टूटे हुए हैं या फिर आप किसी के साथ झगड़ा करने लग रहे हैं, आप किसी को गाली देने लग रहे हैं, आप किसी को मारने-पीटने लग रहे हैं। तो अपने आप को किसी न किसी तरह से अपने अंदर की जो जज़्बात है उसको निकालने के लिए आप इस तरह का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, चाहे वो गाली दे रहे हैं या फिर आप कहीं घूम रहे हैं या कुछ चीज़ों को आप तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके व्यवहार में आती है। आपकी भाषा आपका साथ नहीं देती है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो रोने भी लगते हैं। कहीं आपके आँसू बहने लगते हैं, आपकी ज़ुबान काम करना बंद कर देती है, आपकी भाषा टूटने लगती है, आपका एक्शन जो नॉर्मल जो नॉर्मल कोर्स का आपका व्यवहार है, एक्शन है, उसमें भी दिखने लगता है कि कहीं न कहीं टूटन पैदा हो रही है, उसका नॉर्मल रूप नहीं दिख रहा है, बिल्कुल आप अबनॉर्मल होते जा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेस के कारण आपके अंदर इस तमाम प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, आपके लैंग्वेज के स्तर पर आपकी भाषा बिगड़ती जा रही है, आपके एक्शन के आधार पर आपका कार्य बिगड़ता जा रहा है और आपके अपीयरेंस में भी कुछ चेंजेस आने लगेगा, आपके हाव-भाव में भी चेंजेस आने लगेगा। एक दुखी-दुखी आपकी आत्मा दिखेगी, आपका चेहरा दिखेगा। तो इस तरह के हाव-भाव आप अ, स्वाभाविक ढंग से उस स्ट्रेस की स्थिति में आने लगते हैं। मैं थोड़ा-सा इसका और प्रचंड रूप में आपको ले चलता हूँ और प्रचंड रूप में ले जाने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा जो पेंटिंग है, आप देखें।
तो आपके सामने आप देखिए नॉर्वे के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, जिनका नाम है विद्वान इन द सेंस जो पेंटिंग में बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जिनका नाम है एडवर्ड मंच। तो एडवर्ड मंच की ये पेंटिंग है जो एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग का एक एग्जाम्पल है। आप देखें इसको तो यह पूरा आपका जो सेटिंग है बिल्कुल टूटी फूटी लग रही है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और एक आदमी बैठा हुआ है जो जिसके हाव भाव से लग रहा है कि ये बहुत उदास है, बहुत निराश है। इसी तरह से आप देखें, कुछ और पेंटिंग देखें, एक पेंटिंग आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी लग रहा है कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो यह नहीं चाह रहा था। इसकी कुछ बातें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, तो इस मूड में है, कुछ सोच रहा है अंदर। और इसकी ये जो अंदर सोच रहा है और उसका बाहर का जो सीन आप देख रहे हैं, बिल्कुल अनक्लियर है, डिस्टॉर्टेड है, फ्रैगमेंटेड है, जो कि लग रहा है कि इसकी सोच को यह व्यक्त कर रहा है। तो अगेन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उथल-पुथल है की स्थिति है। इसी तरह से आप एक पेंटिंग पर और नज़र मारें और हेलो एक सर, पेंट सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, पर पेंटिंग कुछ भी शो नहीं है सर स्क्रीन आपकी। ओह! ओह! सॉरी, आपको पेंटिंग नहीं दिख रही है? नो सर। ओह! आई एम रियली नो सॉरी, सर। मैंने अभी 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 तक शेयर नहीं किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको बोलने के लिए। आप इ थैंक यू सर। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग बोल दिया करिए। अ, ओके। अब आपको मेरी स्क्रीन शेयर दिख रही है? जी सर। ओके। अब आप बताइए ओह सॉरी, पेंटिंग पे ले चलता हूँ आपको। पेंटिंग आपको दिख रही है? जी सर, नाउ शो। ओके। तो थोड़ा-सा पेंटिंग पर आप सभी नज़र मारें, आपको बहुत चीज़ें समझ में यहीं से आ जाएँगी। तो आप लोग मुझसे बात भी सर नहीं करिएगा दिख यदि रही मैं है अभी भी। अब शो नहीं है दिख मैम। आप कहाँ दिख अब रही बताइए। है दिख रहा है मैम? सर। अब दिख ये रहा है। ये वाली हाँ जी सर, शो है। दिख रही है? जी। ओके, वेरी दिख गुड। रही है सर। जी, जी, जी। और कभी-कभी नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ ज़िंदा बने रहिएगा ग्रुप में, मुझे बताने का कोशिश करिएगा। ओके, तो मैं इस पेंटिंग से शुरुआत कर रहा हूँ। यदि आप इस पेंटिंग को देखें, तो यह एडवर्ड मंच हैं और यह बहुत बड़े पेंटर हैं अपने समय के। और आप यदि इस पर नज़र डालें, तो इनकी पेंटिंग जो है क्या दिखाती है? यदि आप पहले सीन को देखें तो सीन बिल्कुल अनक्लियर है और नॉन रिप्रेजेंटेशनल है, नॉन ऑब्जेक्टिव है और एब्स्ट्रैक्ट है, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आकर एक चीज़ समझ में आ रही है कि बड़ा टूटा-फूटा, टेढ़ा-मेढ़ा चीज़ें हैं। और ठीक उसी के साथ आप देख रहे हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है, और इसके हाव-भाव से एक चीज़ आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल उदास है, निराश है और बिल्कुल टूटा हुआ है। और जब यह टूटा हुआ है, निराश है, तो बाहर जो आप देख रहे हैं, यह इसका रिफ्लेक्शन है कि किस तरह से इसके अंदर की चीज़ें पेंटिंग में बाहर दिखाया गया है। ठीक उसी तरह से ये भी पेंटिंग आप देखें, कि एक आदमी बैठा है, सोच रहा है, डूबा हुआ है। कोई भी देखकर ये बता सकता है कि यह खुश तो नहीं है, कुछ खोया हुआ है इसका और कुछ बिखरा हुआ है इसका। और बाहर की पेंटिंग को देखकर, बाहर की कलर को देखकर और टेढ़ी-मेढ़ी लाइनों को देखकर, नॉन रिप्रेजेंटेशनल रियलिटी को देखकर, नॉन ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देखकर आप ये बता सकते हैं कि यह व्यक्ति का हाव-भाव या फिर अंदर कुछ हलचल है जो इसको बहुत परेशान कर रही है। इसी तरह से अगली पेंटिंग आप देखिए, ये बहुत मशहूर पेंटिंग है। आप देख रहे हैं इसको? ये एडवर्ड मंच की स्क्रीम पेंटिंग है। आप देख रहे हैं? प्लीज़ आंसर। यस सर। यस ओके। सर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई इस तरह से एक व्यक्ति है और पुनः वही सीन है, और यहाँ पर ये इतना परेशान हो गया है कि चिल्ला पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका दिमाग फट जाएगा, इसका या कुछ डर गया है या कुछ इस तरह की चीज़ें। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यही सारी चीज़ें आगे आएँगी।
तो ये एंग्ज़ायटी में चला गया है या फिर इसका साइकोलॉजिकली ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है। एक बात तो तय है कि यह नॉर्मल नहीं दिख रहा है। इसी तरह से आप एक यहाँ पर देखें कि एक टेबल पर बैठा हुआ आदमी है और एक महिला है और महिला का हाव-भाव आप देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ तो नहीं है, कुछ टेंशन में ज़िंदगी जी रही है या फिर कुछ ऐसा है जो इसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं है, लग रहा है इसका संसार ही इसके लिए समाप्त हो गया है या ये कुछ लॉस में है। अब किसी भी चीज़ का लॉस हो सकता है और या कुछ इस तरह का चीज़ें हैं जो इसके मन मुताबिक क्या बोलेंगे? मन के अनुसार नहीं हो रहा है या इसकी मन एक्सपेक्टेशन के अनुसार मुताबिक स यस, यस, राइट, एब्सोल्युटली। तो उसके अनुसार ना होने के कारण यह इसकी चिंता है या इनके रिलेशनशिप में कुछ ब्रोकन की स्थिति बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमें 2 तरफ इशारा कर रही हैं कि इनके अंदर कुछ चल रहा है, एक हलचल पड़ी हुई है, एक उथल-पुथल है और ये उथल-पुथल इतने वायलेंट रूप में है इनके साथ कि वो बाहर इनके व्यवहार में आपको दिख रही है। अब मैं एक अपना खुद का एग्ज़ाम्पल दूँ जब मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और मुझे नौकरी नहीं मिली हुई थी, तो उस तैयारी के दौरान मेरी दाढ़ी और बियर्ड इतना बढ़ गया था और मेरे बाल इतने बढ़ गए थे कि मैं घर गया, तो घर के लोगों ने मुझे देखा तो कहा, "पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया है?" तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक जॉब पाने के स्ट्रेस से गुज़र रहा था और जिसके कारण ना अपने ऊपर ध्यान दे पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। तो एक तरह से कहीं न कहीं मैं अपने टूटा हुआ था, आई वाज़ ब्रोकन। तो यह स्थिति हो जाती है। अब मैं कुछ और एग्ज़ाम्पल से आपको ये बात को समझाना चाहूँगा। चंचल जी आप सही कर रही हैं लेकिन आप लोग नॉर्मल बने रहें। एक और स्थिति मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 बातें आप ध्यान दें। यदि आपका कभी जीवन में ब्रेकअप हुआ है, यदि आप लोगों को प्यार-मोहब्बत हुआ हो और नहीं भी हुआ हो तो कोई बात नहीं यदि आपने देखा हो। तो जब आपका ब्रेकअप होता है और ख़ास तौर से यदि आप किसी को चाहते हैं यदि आप किसी को चाहते हैं तो यदि चाहने वाला आपको बिना किसी कारण से आपको छोड़ देता है, तो उस दिन आपको लगता है कि आपकी पूरी दुनिया ही चली गई, आपकी पूरी दुनिया ही समाप्त हो गई है। ना तो आपको खाना अच्छा लग रहा है, ना तो आपको पहनना अच्छा लग रहा है, ना तो आपको नहाना अच्छा लग रहा है और ना तो दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका सब कुछ नष्ट हो चुका है। अर्थात यह आप इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एक्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम जहाँ पर यही मुश्किल हो जाता है कि हम अपने जीवन को आनंद जी मैं समझ पा रहा हूँ हम अपने जीवन को कैसे जी पाए हमें लगता ही नहीं हम क्या कर पाए तो कभी-कभी जो ऐसे कुछ प्रेमी होते हैं जिनके साथ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो या तो वो बहुत शराब पीने में डूब जाते हैं या फिर एक कमरे में बंद हो जाते हैं या अपने घर की चीज़ों को तोड़ने-फोड़ने लगते हैं या फिर कुछ प्लान ये भी बनाते हैं कि चलो कहीं मिल जाएगी तो उसको 2 गुंडों से पकड़वा कर मरवा दूँगा या उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दूँगा या या उसको मैं बहुत गाली दूँगा और दूँगा ही नहीं बल्कि बहुत लोग देते भी हैं और बहुत उल्टा-सीधा बोलते भी हैं और आपको मैं बताऊँ कि जीना मुश्किल हो जाता है, दुनिया तबाह-तबाह लगती है। आपको कहीं बात करने कर रहे हैं तो आप खोए रहेंगे, फिर आजा। दूसरे पल आप अच्छा। रोने लगेंगे रुक और जा जब भाई, रो क्लास टेलीविज़न बुलाओ कर जा। तो जब नहीं। आप किसी मित्र से बताएँगे कि मैं उससे बहुत प्यार करता था और तो आप वो बात पूरी करते-करते में रोने लगेंगे, आप आपके ज़ुबान से बात ही नहीं निकलेगी। ये आपके जीवन में ये चीज़ यदि हुई है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा भी पल आता है कई बार जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो
एक कुछ ऐसा पल आता है, लोग आपको इतना टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, जहाँ आपकी मम्मी प्यारी-प्यारी आपको रोटियाँ खिलाई रहती हैं और कहीं आप होटल में जाते हैं, मेस में जाते हैं, तो वो आपको एक-एक रोटी के लिए ताना मारता न देता है। तो आपको अपने मित्रों से कहकर आप रो उठते हैं और इतना इंटेंशनली आप इमोशनल हो जाते हैं कि आपकी ज़ुबान से वो बात निकल ही नहीं पाती है। निकल ही नहीं पाती है। तो यह आपकी लैंग्वेज टूट जाती है। तो इसे बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक फेनोमेनन। तो आप देखेंगे एक्सप्रेशनिज्म के साथ सर यही होगा कि सर कैरेक्टर। जी, जी, सर गुलाब जी कुछ। प्रणाम सर। जी, नमस्कार, नमस्कार। सर जैसे किंग लियर में एक स्टॉर्म सीन आता है सर कि जो किंग लियर के अंदर चल रहा होता है वो बाहर का भी उसका ऐसा सिचुएशन बना दिया जाता है, तो क्या सर वहाँ भी एक्सप्रेशनिज्म हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सप्रेशनिज़्म एक ऐसी चीज़ रही है जो पहले भी होती रही, मैं आ रहा हूँ अभी आपके इ जी, इसे जी, मैं उसी उन बातों पर आ रहा हूँ, बस थोड़ा-सा जी धैर्य सर। रखें। तो आपको मैंने बताया कि जब आपका ब्रेकअप हुआ तो एक तरफ आपकी लैंग्वेज लैंग्वेज टूटी, आपका एक्शन टूटा, यानी जो नॉर्मल एक्शन था वो ब्रेकअप हो गया, जो आपकी भाषा थी उसका ब्रेकअप हुआ, आपका जो नॉर्मल एक्जिस्टेंस था उसमें ब्रेकअप हुआ। अ, और आप देख रहे हैं कि आपके अंदर वायलेंस की भी फीलिंग आ रही है कि चलो यार उसको तो सबक सिखाऊँगी उसको या सिखाऊँगा, या उसके ऊपर ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो यह इस तरह का जो भाव आ रहा है, अर्थात आपके अंदर ऐसी उथल-पुथल, एक ऐसा समुद्र आपका हिल चुका है कि आपको इतना परेशान कर दिया है और कि आपका जो एक्शन है वो वायलेंट मोड में है, जो नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, टूटे हुए फॉर्म में है। मैं एक गाना आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, हालाँकि मैं बहुत अच्छा गायक नहीं हूँ, लेकिन इस गाने से ही बात स्टार्ट हो जाएगी आपके एक्सप्रेशनिज़्म की। आपने एक गाना सुना है, कुमार सानू का गाना है कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे, दिल में हलचल तो मच जाएगी। तो तो यदि इस गाने को आपने सुना हो तो ये जो हलचल मच जाती है, यानी किसी की बात से, किसी के व्यवहार से, किसी के ब्रेकअप इत्यादि से, तो ये जो हलचल मच गई, अब ये हलचल शांत ही नहीं होगी और इसको शांत होने में हो सकता है कि आप ज़हर खाकर मर जाएँ। आप ज़हर खाकर मर जाएँ, आप अपने आप को घायल कर लें, आप अपनी नस काट लें, ये तमाम चीज़ें होती हैं और आप देखेंगे कि जब हम एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आएँगी। अब मैं आपके साथ एक अपना मटेरियल्स शेयर करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ से बात आगे बढ़ाएँगे। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बने रहिए आप सभी और सीखते रहिए। गुलाब जी ने भी चर्चा की है, मैं उनकी बात को जोड़ता हूँ। जी, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? जी सर, अ, सॉरी। ओके, तो आप देखें। अ, आज आप मेरे साथ मूवी ही देखेंगे, आनंद लीजिए। तो जी, अ, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। जी, तो हमने टेंशन की बात तो कर ही ली है। अब मैं आप सभी से बस एक चीज़ आप आपसे जोड़ता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशनिज़्म जब आप अपने से जोड़ कर देखने लगेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ रिएक्शन एक्सप्रेशन, यानी आपके अंदर क्या रिएक्शन होता है, चाहे वो आपके इमोशन के संदर्भ में हो, आपके कार्य के संदर्भ में हो, आपके भाषा के संदर्भ में हो, खास तौर से जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो किसी का, या क्वारल यदि आपका झगड़ा हो गया हो, आपका एंगर हो गया हो, या फिर आप असफल हो गए हों, आपको धोखा मिला हो, या आपकी किसी ने बेइज्जती की हो, आपकी किसी ने बेइज्जती की हो, या आपका ब्रेकअप हुआ हो, तो इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि आपका इमोशन बिल्कुल इंटेंस हो जाएगा। वहाँ पर बहुत कुछ प्रचंड रूप उसका आएगा, जहाँ पर आपकी, और वो प्रचंड रूप या तो आपके एक्शन के माध्यम से नज़र आएगा, या आपकी भाषा के माध्यम से नज़र आएगी। जैसे आप प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या अधिक
चलिए एक प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्वक होता है, लेकिन हम गांधी वाली बात की नहीं करेंगे। लेकिन प्रोटेस्ट में आप चिल्लाते हैं, आप गाली भी देते हैं, आप बकते हैं, और जब झगड़ा होता है तो आप सोचते हैं कि मैं क्या कर दूं, वो क्या कर दूं। जब गुस्सा होते हैं तो आप अपने बस में होते ही नहीं। आप लगता है कि मर जाएंगे या मार देंगे। और असफल होते हैं तो नो डाउट लगता है कि मैं भगवान होते तो उनको पीट देता, या फिर अपनी कॉपी किताबों पर, या फिर अपने अपने ऊपर आप खींच निकालते हैं। आप आपको आपको लगता है कि अरे आपका तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपका आप इस दुनिया के लिए कुछ है ही नहीं है, आपके जीवन में कुछ नहीं है, सब सब कुछ खाली-खालीपन है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ नज़र आती हैं, और यही सारी चीज़ें नज़र आपको आएँगी जब आप एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर के को डील करेंगे। अब मैंने यह ठहरे हुए पानी में, या फिर एक नसीब मूवी और दिलवाले मूवी, मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है। आप यदि नसीब मूवी देखे हो गोविंदा का, तो गोविंदा एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका बाप कहता है कि तुम गरीब हो, हम तुम्हारी अपनी बेटी का हाथ तुम्हें नहीं दे सकते, और यदि तुम लेना चाहते हो तो तुम्हें उस काबिल बनना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, एक बात तो उसका पूरा संसार ही हिलाकर रख देगा। वो ये अपने पहले ईगो पर लेगा कि अरे भाई ये तो सही कर रहा है, या फिर मैं बनकर ही दिखाऊँगा। और वह अब तक तो उसको लग रहा है कि उसका प्यार उसकी मदद कर रहा है, और वो बन भी जाएगा। और वो नो डाउट एक गैप आता है, बनता है, और उसके पिता के लड़की के पिता के मैनिपुलेशन के कारण उसको लेटर नहीं मिलता है, और जब वो आता है तो पाता है कि ममता कुल जो एक्ट्रेस है उसकी शादी किसी और से हो गई है। और ये घटना अब उसको उसके एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन ला देती है कि क्या वो है भी कि नहीं है। इतना कमा धमा कर अब वो किसके लिए जिएगा, किसके लिए करेगा, जिस जिस औरत के लिए वो ऐसा कर रहा था वो तो है ही नहीं। तो आप देखेंगे कि उसके वो शराब पीने लगेगा, वो भाषा इस तरह से बोलेगा, इस तरह से हरकतें करेगा कि वह अब एबनॉर्मल हो जाएगी, वो नॉर्मल नहीं रह जाती है। इसी तरह से यदि दिलवाले मूवी आपने देखा हो, अजय देवगन पागल हो जाते हैं, और पागल क्यों होते हैं, आप सभी को ये बातें पता है। और वह इवन रवीना टंडन जब आती हैं उनसे मिलने, तो वो उसका गला भी दबाना चाहता है, मारना भी चाहता है। तो यह वायलेंट हरकतें भी होती है। और यही इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बात ने, आपके कार्य ने उसको साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, इमोशनली तोड़ दिया है, अंदर से उसको हिला दिया है। और जब व्यक्ति अंदर से हिल गया है, तो इसका मतलब वह उसके ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन उठ गया है, उसका अस्तित्व का क्वेश्चन उठ गया है कि अब करे तो क्या करे, कैसे अपने लाइफ को नॉर्मलाइज करे, क्योंकि जो नॉर्मलाइज का माध्यम था वो तो चला गया। तो उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये बात करने के बाद मैं आपको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। आप सभी को दिख रहा है? जी। यस सर। ओके। यदि आप मुझसे पूछे कि सर शुरुआत कैसे एक्सप्रेशनिज्म की हुई, और कौन-कौन लोग थे जो इसमें कंट्रीब्यूट किए, कौन कॉइन किए, और कैसे इस शब्द की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जब आप देखें कि यह 910 925 जो मैंने लिखा हुआ है, यह जो यह इसका सबसे उच्च सीमा है जहाँ पर यह फुल्ली डेवलप था। चरोत्म उत्कर्ष, या जो भी हिंदी में हम मेरे जुबान से नहीं आ पा रहा है इस समय। शर्मोत्कर्ष। यस, राइट, एब्सोल्युटली फाइन। तो अपने चरम पर इस दौरान था, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो बहुत पहले से ही पेंटिंग में हो गई थी। और ये जो पेंटिंग थी, यह एक तरह से नॉन रिप्रेजेंटेशनल, नॉन ऑब्जेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी, जिसे आपने देखा। और मैंने एक बात और कहूँ कि फ्रेंच का मैंने कंट्रीब्यूशन बार-बार, फ्रांस का मैंने ज़िक्र किया है, स्कॉलर्स का और पेंटर्स का। तो फिर से एक फ्रेंच पेंटर क्रिटिक है, या पेंटर हैं, जिनका नाम है जूलियन अगस्त हर्वे। तो जूलियन अगस्त हर्वे ने सबसे पहली बार 1901 ईस्वी में इन्होंने एक पेंटिंग का अपना एक एग्जीबिशन लगाया था, और इस एग्जीबिशन का नाम ही था एक्सप्रेशनि
एक्सप्रेशनिज्म्स, राइट? तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई 1901 में। और फिर जब ये बात और आगे बढ़ी, तो लेकिन इस शब्द को आप देखें कि इसका पूरा नाम ही निस्म है, राइट? यह एक्सप्रेशनिज्म में यस लगा हुआ है, यानी इस यह इन्होंने टर्म दिया। लेकिन अब आप मुझसे पूछे कि कौन सिस्टमैटिक ढंग से इसको क्वाइन किया, तो आपको क्रेडिट जाती है चेक के एक हिस्टोरियन विद्वान है, आर्ट हिस्टोरियन है, जिनका नाम है एंटोनिन मटेचेक, राइट? सो मटेचेक और मेटिचेक, ये जो एंटोनिन मेटिचेक है, इन्होंने 1910 ईस्वी में इस टर्म को क्वाइन किया। और फिर अलग अलग जो पेंटर के ग्रुप थे इस चीज को हाईलाइट किए या फिर इसको पॉपुलराइज किए, और जिसमें से एक विद्वान है हरवार्थ वाल्डन, और फिर जर्मन के पेंटर्स हैं, विद्वान हैं, और खास तौर से एडवर्ड मंच, जिनकी मैंने पेंटिंग दिखाई आपको, इनका बहुत बड़ा हाथ है इस मूवमेंट को पॉपुलराइज करने में। अब यह बात तो तय है कि यह फ्रांस से स्टार्ट हुआ मूवमेंट, लेकिन फ्रांस से यह जर्मन पहुंचा, और जर्मनी में सबसे पहले एक वहाँ के पेंटर्स ने उसको ऑफ कोर्स अपनाया। लेकिन जब आप मुझसे पूछेंगे सर लिटरेचर में कैसे आया, तो लिटरेचर में सबसे पहले वहाँ के ड्रामा ट्रेडिशन में या थिएटर के ट्रेडिशन में आया। और जो सबसे पहला विद्वान था इसको अप्लाई करने के लिए, वो कर्ट हीलर हैं, जो 1911 ईस्वी में जर्मन के लिटरेचर में इसका थिएटर के संदर्भ में यूज किए। और उसके बाद जर्मन के और बेहतरीन विद्वान जॉर्ज केशर, अर्नेस्ट टॉलर, ये सब ड्रामेटिस्ट हैं, और इन लोगों ने इसका यूज किया। लेकिन एक बात और है कि कुछ ऐसे भी विद्वान होते हैं कि जो शब्द की परवाह न करते हुए उस तरह की विशेषताओं को अपने कार्य में दिखाते हैं, और ऐसा ही एक विद्वान हमारे सामने है, और वह स्वेडिश स्कॉलर हैं, और वह हैं, आप सभी जानते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, अगस्त स्टीनबर्ग, राइट? अगस्त स्ट्रेनबर्ग हमारे एक स्वीडिश स्कॉलर है, जिनके 1802, आई मीन आई एम वेरी सॉरी, ये थोड़ा ईयर आप देख लीजिएगा, ईयर मुझे प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, ये 1902 होना चाहिए। थोड़ा आप सभी ईयर को देख लीजिएगा, ठीक है गाइस? क्लियर? ओके सर। या राइट, क्योंकि मैं ईयर को थोड़ा सा गलत लिख दिया हूं यहाँ पर। तो अगस्त स्टीनबर्ग जो है, वह उनका प्ले ड्रीम प्ले है, और ड्रीम प्ले में वह सारी फ्रेगमेंटेशन से लेकर एंजाइटी, एलिनिएशन, तमाम बातों को इन्होंने दर्शाया है। और यहीं से माना जाता है कि लिटरेचर की दुनिया में यह फादर ऑफ एक्सप्रेशनिज्म है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके साथ। अगस्त स्टीनबर्ग को हम फादर ऑफ एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं, ठीक है? अब हम थोड़ा और आगे बढ़े, मैं आपके साथ कुछ ऐसे टेक्स्ट लेकर आया हूं, टेक्स्ट से की बात करूंगा, जहां से मैं जो शब्द बोलूंगा, यदि आपके पास कॉपी हो, पेन हो, तो आप उसको लिख लेंगे, क्योंकि जब हम विशेषता की बात करेंगे एक्सप्रेशनिज्म की, तो वहां पर ये सारी चीजें आपकी बड़ी काम करने वाली हैं, ठीक है? और चूंकि यदि हम जो चीज हमारा ऑलरेडी फेमिलियर है उससे बात करें, तो कुछ चीजें समझने में और आसान हो जाती हैं। यस गाइज, मैं आपके साथ ये 5 वर्क्स शेयर कर रहा हूं, और आप देख सकते हैं। पहला है द वेस्टलैंड, वेटिंग फॉर गॉडो बाय सैमुअल बेकेट, द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर, द एम्परर जोन्स एंड हैरी एप बाय यूजिन ओनिल, and the adding machine by Elmer Rice, and Kafka's Metamorphosis, right? तो यहाँ से बात मैं अपनी आगे बढ़ाता हूँ, और आपको यही समझा दूंगा सारी बातें, बहुत सारी बातें, ठीक है? स्टार्ट किया जाए? ओके।
जैसा कि मैं जब एडवर्ड मंच की पेंटिंग आपको दिखा रहा था, तो उसका बैकग्राउंड मैं जब दिखाने की कोशिश की, तो बताया कि आप देख रहे थे कि कलर बहुत टेढ़ा-मेढ़ा है, लाइनें बहुत टेढ़ा-मेढ़ा है, सेटिंग बहुत टेढ़ी-मेढ़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक्सप्रेशनिज़्म लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उसमें ख़ास तौर से ड्रामा, नॉवेल की जो सेटिंग होती है, वो डिस्टॉर्टेड होती है, ब्रोकन होती है, या फिर वो नॉर्मल नहीं होती है। उसी तरह से प्लॉट भी डिस्टॉर्टेड होता है, सीन्स भी डिस्टॉर्टेड होता है, एक्शन भी डिस्टॉर्टेड होता है। अब यहीं से मैं आपको डेफिनिशन बता दूं, ये जो डिस्टॉर्टेड शब्द मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट यह एक व्यक्ति के अंदर की हलचल को डिस्टॉर्टेड फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही आपका एक्सप्रेशनिज्म है। अर्थात कि आप जब साइकोलॉजिकली ब्रोकन है, आप साइकोलॉजिकली काम नहीं है, कूल नहीं है, आप चिल्ड आउट नहीं है, तो इसका मतलब जो चीजें आएंगी बाहर, चाहे वो आपका इमोशंस हो, चाहे आपकी लैंग्वेज हो, चाहे आपका एक्शंस हो, वो सब कुछ आपका ब्रोकन और डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स में आएगा, वो नॉर्मल फॉर्म्स में नहीं आएगा। और ये बहुत बड़ी विशेषता है एक्सप्रेशनिज्म की, कि एक्सप्रेशनिज्म अंदर की हलचल को, यानी आपकी साइकोलॉजिकल रियलिटीज को, आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को, आपके वायलेंट इमोशंस को, आपके वायलेंट इनर एक्सप्रेशंस को बाहर इस ढंग से लाता है कि वो नॉर्मल नहीं रहता, वो डिस्टॉर्शन फॉर्म में रहता है या डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रहता है। और दूसरी बात, उसी और उस डिस्टॉर्शन से कई चीजें रिफ्लेक्ट होती है। या तो वह कैरेक्टर का एंग्जाइटी रिफ्लेक्ट करता है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैंने कहा, ब्रेकअप में लगता है कि आपकी आपके लिए दुनिया मतलब ही नहीं रखती है, यदि वह है तभी मैं हूं, नहीं तो है ही नहीं। तो आपकी आइडेंटिटी लॉस होता है, आप भगवान भी आपको बेकार लगते हैं, आपको स्पिरिचुअल क्राइसिस का भी शिकार होना पड़ता है, और आपका एक्शन बहुत अबनॉर्मल हो जाता है, आप एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, वो आप एलिनिएट हो जाते हैं, अकेलापन आपके अंदर आ जाता है, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आप अपरूटेड फील करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। तो एक एक हम टेक्स्ट लेते हैं और बात करते हैं। देखें, द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट। यदि आप इसको चूंकि मैं ही पढ़ाया हूं, तो मुझे लगता है आप लोगों को ध्यान होगा, तो मैं इसमें कुछ चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए, जब आप पहला पार्ट पढ़ रहे थे वेस्टलैंड का, 5 पार्ट्स हैं आप जानते हैं, और पहला पार्ट है द बरियल ऑफ द डेड। तो जब आप वहां पर पढ़ रहे थे, तो आपने देखा कि लंदन ब्रिज के ऊपर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वह सब एलिनिएटेड है। वो एलिनिएटेड इसलिए है कि उन्हें किसी चीज से कोई अपने से मतलब है, और लोनलीनेस की दुनिया को वह जी रहे हैं। तो वह एलिनिएटेड है, और उसके बाद आप जानते हैं कि वह स्पिरिचुअल इंटरेस्ट उनका खत्म हो चुका है, वह बिल्कुल सांसारिक जीवन जी रहे हैं। तो एक तरह से वह उनके अंदर स्पिरिचुअल क्राइसिस का भी है मामला। और फिर आपने देखा जो सीन है, जो रूखे सूखे पर्वत है, पहाड़ है, पेड़ है, वो आपने जब देखा कि वो टूटे हुए जो बैरन है, जो बैरननेस को वो दिखा रहा है, तो वो बैरननेस केवल लैंड के बैरननेस को नहीं दिखा रहा है, बल्कि एक व्यक्ति के भी बैरननेस को वह दिखा रहा है। एक चीज ये नोट करते जाइएगा। तो वह आपके इमोशनल बैरननेस को दिखाता है, आपके सेंसिबिलिटी के बैरननेस को दिखाता है, आपके डीह्यूमनाइजेशन, यानी आप इतना अपने में उलझे हुए हैं, एलिनिएटेड हैं, कि आप ह्यूमैनिटी को भूल गए हैं कि हमें लोगों से प्यार, मोहब्बत, भाईचारा रखना है। तो डीह्यूमनाइजेशन, इनइक्वालिटी, ये सारे सेंसेस आपको वहां पर दिखने को मिल जाएगा। और फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो कैसे फिलोमेल का रेप, दूसरे आप देखें,
दूसरा पार्ट और तीसरे पार्ट में आप देखें तो इसी पार्ट में और देखें एक मैडम सोसास्ट्रीस हैं और लेडी क्या नाम है बेलाडोना या क्या नाम है आप जानते होंगे जो भी है। तो आप देखें कि वह औरतें इस प्रकार की हैं जो कहीं न कहीं सेक्सुअल मैनिपुलेशन को दिखाती हैं और वह मैनिपुलेशन आप देखेंगे तो इस तरह के ये सिंबॉलिकल कैरेक्टर है। सिंबॉलिकल कैरेक्टर का मतलब ये है कि केवल एक ही मैडम सोसास्ट्रिस नहीं है, एक ही लेडी बेलोडोना नहीं है, बल्कि वो तो रिप्रेजेंट करती हैं कि वेस्टलैंड में या फिर उस आधुनिक संसार में इस तरह की बहुत सारी औरतें हैं। तो इनको बोला जाता है सिंबॉलिक कैरेक्टर्स, राइट? या फिर टाइप कैरेक्टर्स। तो आप देखोगे कि एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर में टाइप कैरेक्टर्स और सिंबॉलिक कैरेक्टर्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। फिर आप आगे बढ़ें जहाँ आप और आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि सेक्सुअल वायलेंस भी आप देखेंगे जहाँ पर फिलोमेल का रेप किया जाता है उस बेचारी के साथ, आई मीन उस कैरेक्टर के साथ। तो आप देखें वहां पर किस तरह से वो उसकी लाइफ फ्रैगमेंट हो जाती है। तो जो उसका जो सेक्सुअल वायलेंस है आप देखोगे कि सेक्सुअल वायलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है आपके एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा का। तो ये भी आप इसमें देख पाएंगे। तो इस तरह से यदि आप ओवरऑल यदि आप देखते हैं वेस्टलैंड में तो आपको एलिनिएशन की एक इशू आपको नजर आएगा। आपको स्पिरिचुअल क्राइसिस का इशू नजर आएगा। आपको सिंबॉलिकल कैरेक्टर्स का इशू नजर आएगा। सेक्सुअल वायलेंस का आपको इशू नजर आएगा। आप देखिए टेम्स टेम्स जो सिस्टर्स हैं, टेम्स डॉटर्स हैं, वो भी एक सिंबॉलिकल कैरेक्टर है। बहुत सारी जो हमारी दुनिया में फीमेल्स हैं, फीमेल लोग हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनके वो वेलकम करती हैं जो उनके साथ होता है, बल्कि उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। तो ये सेक्सुअल वायलेंस है एक तरह से। तो आप एक चीज, चौथी चीज ये देखा, पांचवी चीज आपने ये देखा कि टीएस इलियट जो बात कर रहे हैं तो किस तरह से जो सीन की चर्चा कर रहे हैं, पहाड़ों की चर्चा कर रहे हैं, वो किस तरह से फ्रेगमेंटेड है। वो सीन बहुत कोलाज रूप में है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं टूटा हुआ वो सारी चीजें हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने चर्चा की वेस्टलैंड में, यह एक्सप्रेशनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करता है। यस, आप थोड़ा उस समय के जो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो ब्रेकअप होता है किसी व्यक्ति का, वो इमोशनली साइकोलॉजिकली जो आदमी टूट जाता है, आप देखें वहां पर कि एक टेम्स डॉटर के साथ एक जो सेकंड टेम्स डॉटर के साथ जो आदमी उसे वायलेट करता है, वो बाद में पश्चाताप की भावना रखता है। इस इट मीन्स दैट वो साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है, बल्कि अनस्टेबल है। वो अपना जो स्टैंड लिया उस पर वो बिल्कुल हिला हुआ है, क्लियर नहीं है। इसी तरह से यह सारी विशेषता आप एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर में भी आप देख पाएंगे। अब मैं थोड़ा-सा आपके साथ यस, देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ। आप वेस्टलैंड में देखें तो जो लैंग्वेज का स्तर है वो चाहे आप किसी भी कैरेक्टर से सुने तो वो भी बिल्कुल हैफ़ज़ार्ड है या फिर ब्रोकन है या फ्रैगमेंटेड है, उनकी पर्सनैलिटी फ्रैगमेंटेड है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक्सप्रेशनिज़्म में पाएँगे। Now let me talk about Waiting for Godot. Waiting for Godot, यदि आप इसको पढ़ें तो दो कैरेक्टर्स, एक का नाम है व्लादिमीर और दूसरा का नाम है एक्स्ट्रागन। आप उसको दीदी और गोगो भी कर सकते हैं। और दो कैरेक्टर्स और हैं आपके जो लकी है, पोजो है और एक लड़का है। खास तौर से आप इसमें देखें जो मैं मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, फिर से जो सेटिंग है
एक बैरन है, एक सूखा हुआ पेड़, एक एक पेड़ है जो उन्हें बिना पत्तियों का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेटिंग बहुत ब्रोकन है, सेटिंग डिस्टॉर्टेड है, सेटिंग डिस्टॉर्टेड है, और वह एक तरह से मीनिंगलेसनेस को दिखाता है। जो कैरेक्टर्स हैं उनके मीनिंगलेसनेस को, और उसी तरह से अ, अ, माने वो ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये भी सेम सिंबॉलिकल कैरेक्टर है कि हम भी अपने जीवन में इस तरह से हैं जब हमें कोई मीनिंग नहीं मिल रही है। तो यह गोडो नामक कैरेक्टर का ये दोनों वेट कर रहे हैं, और वेट करने के दौरान तमाम प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं, और जो वो साबित करता है कि उनकी लैंग्वेज एक खालीपन को दिखा रहा है, वो डिस्टॉर्टेड है, उनका जो एक्शन डिस्टॉर्टेड है, और इनको लगता है कि ये जो गोडो है, गोडो कोई व्यक्ति है या कोई ऐसा फिगर है जिसके आने के बाद ही इनके लाइफ को मीनिंग मिलेगी, इनके लाइफ को मकसद मिलेगा, इनका जीवन पूर्ण होगा। बट यदि वो नहीं आ रहा है तो अपूर्ण है। तो वेटिंग का कार्य करते करते यह ये भी डिसाइड करते हैं कि नोबडी गोज नोबडी कम्स, चलो सुसाइड कर लेते हैं, चलो मर जाते हैं। तो इसका मतलब देखिए कि एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है कि यह आदमी की लाइफ इतनी मीनिंगलेस हो चुकी है, इतना पर्पस लेस हो चुकी है कि वो सुसाइड भी करना चाहते हैं। तो आप इस वेटिंग फॉर गोडो से देखें मीनिंगलेसनेस, डेप्थलेसनेस, और आपका जो सेटिंग की मैंने बात की, और लैंग्वेज के स्तर पर देखें कि इनका लैंग्वेज रिपीटिटिव है, और कितना क्लीशे यूज करते हैं, कितना और कहीं ब्रेक है, कहीं साइलेंस है, और कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी लैंग्वेज भी डिस्टॉर्टेड है। और जब लकी अपना स्पीच देता है, फिलोसॉफिकल स्पीच देता है, पोजो कहता है थिंक, तो वह फिलोसॉफिकल स्पीच देता है, और उसमें आप देखेंगे कि उसकी स्पीच बहुत फिलोसॉफिकल है। आप मतलब निकालना चाहें तो कुछ भी निकालें, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। ठीक है? तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो है वह एक्सप्रेशनिज्म की है। राइट। अब मैं आपको ये दिखाऊं कि तीसरा टेक्स्ट की बात कर लिया जाए, द बर्थडे पार्टी का। और बर्थडे पार्टी में आप जानते हैं कि एक स्टैनली नाम का कैरेक्टर है, जो जो एक तरह से मैं मानता हूं कि वो प्रोटैगनिस्ट की तरह है। और उसके बाद गोल्डबर्ग है, स्ट्रगन है, नो नो मैकान है, राइट। मैकन है, और गोल्डबर्ग है, और पेटी है जो वो चलाती है, जो जो उसका नो होटल है, होटल टाइप का है, वो चलाती है। और उसका पति है मेग, यस, मेग वाइफ का नाम है, और पेटी हस्बैंड का नाम है। दोनों 60 अपने 60s में है, और स्टैनली अपने 30s में है, और गोल्डबर्ग अपने 40s में है, और ऑफ कोर्स मैकान जो अपने लेट 30s में है। और उसमें एक कैरेक्टर है, डू आई रिमेम्बर, लुलू। तो लुलू का जो कैरेक्टर है वो अपने 20s में एक लड़की है। अब आप इसको देखें, होता क्या है कि स्टैनली एक उसकी होटल में आकर रुका हुआ है, उसके और वो वहां पर रह रहा है, लेकिन उसको बार बार आप देखेंगे कि वो कुछ ऐसे अपने आप को बचाता है लोगों से, अपने आप लोगों की बातों को इवास ड्रॉप करता है, सुनने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि उसके बारे में लोग कुछ बात कर रहे हैं और उसके ऊपर कुछ खतरा आ जाएगा, यानी उस पर एग्जिस्टेंशियल खतरा आ जाएगा। और इस इट मीन्स दैट वो साइकोलॉजिकली डरा हुआ है, वो अंदर से परेशान है, अपने आप को छिपा रहा है। और आपको पता भी चलता है कि उसी उसी सराय में, उसी होटल में गोल्डबर्ग और मैकान भी आ जाते हैं। और आते क्यों हैं आपको पता है, वो उसको खोजने के लिए ही आते हैं। और जैसे ही इसको पता चलता है या उनके सामने नहीं आता है डरा हुआ, और ये दोनों जिद पड़ रहे हैं कि नहीं, हमें इनको ले जाना है, इसको ले जाना ही ले जाना है। एक हिंसक भावना इसके अंदर है, और जो कि कुछ ऐसा लगता है कि कोई खतरा है। और आप इसको पढ़ेंगे तो एक मॉन्टी नाम का ऐसा कैरेक्टर है जो उसमें
आता तो नहीं, लेकिन मोंटी एक ऐसा कैरेक्टर जिससे पता चलता है कि वो कोई ऐसा बड़ा आदमी है जिसको चीट कर या फिर जिससे कुछ धोखाधड़ी कर स्टैनली उस सराय में रुका हुआ है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। एनी हाउ उनका इंटरेक्शन होता है तो बहुत सवाल जवाब होता है मैकान और गोल्डबर्ग के द्वारा, और जिसका जवाब वो नहीं दे पाता है, वो उसकी भाषा टूट जाती है, बहुत जगह वो स्टैनली शांत पड़ जाता है, चुप हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह अपरूटेड हो चुका है, साइकोलॉजिकली अंदर से हिल चुका है, अंदर से वो परेशान हो चुका है। लेकिन कमाल की बात है कि एक एपिसोड आता है बर्थडे, जब मेग जो वो कहता है कि मेरा बर्थडे नहीं है, लेकिन मेग कहती है कि नहीं, इसका बर्थडे, हम बर्थडे मनाएंगे, और पूरी तैयारी होती है। उस बर्थडे में आप देखें स्टैनली का रूप, उसको एक ड्रम मिला होता है, उस ड्रम को फोड़ता है, मैखान का चश्मा फोड़ता है, और फोड़ने के दौरान एक जो हाइड सीक का गेम होता है जिसमें वह लूलू को पकड़ लेता है, उसका गला दबाता है, और गला दबाते के साथ साथ वो उसको रेप करने की भी कोशिश करता है। एनी हाउ वहां पर उसको बचा लिया जाता है, लेकिन वो हंसता है फिर मैंने एक सिनिस्टर काइंड की लॉ हंसता है। तो इससे ये दिखाता है कि यह सीधा साधा व्यक्ति तो नहीं है, अंदर से इसके बहुत साइकोलॉजिकली इल है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लमैटिक है, कुछ ठीक नहीं है। और इस बात को और ज्यादा इस डर को और ज्यादा बैठाने की जो कोशिश करते हैं वो मैकान और गोल्डबर्ग करते हैं, और अंत में आप देखेंगे कि इसको उस होटल से लेकर जाया जाता है इन दोनों के द्वारा, और वहां पर ये चुप रहता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है उसके एग्जिस्टेंस पर, उसके पर्सनालिटी ब्रोकन है, उसका इनर सेल्फ ब्रोकन है, वो डरा हुआ है, साइकोलॉजिकली परेशान हुआ है। ठीक है, तो यह सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इसमें देख लिया। लेट मी टॉक अबाउट एम्परर जोन्स और हैरी एप और ये यूजीन ओने नेल, जो नील है, ये रिप्रेजेंटेटिव वॉइस है एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर या एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का। तो आप एम्परर जोन्स की बात चले हम करते हैं, तो इसमें जो जोन्स नामक कैरेक्टर है, राइट, इसका पूरा नाम है ब्रूटस जोन्स, और यह यह एक एक्चुअली इसने एक मर्डर किया हुआ है, और मर्डर करने के बाद इसको जेल हुई है, और जेल जब हुई तो जेल से ये भागने की कोशिश की, और भागने के दौरान जो वॉचमैन था उसकी भी हत्या की, और ऑलरेडी एक व्यक्ति की हत्या की थी इसने। और फिर ये वेस्ट इंडीज भाग जाता है, वहां पर जो ब्लैक पीपल है, और ये खुद एक ब्लैक पीपल मैन है, और ब्लैक पीपल के ऊपर को गुलाम बनाता है, उनका शोषण करता है, उनका धन दौलत लेकर उनका राजा बन जाता है, वो एम्परर बन जाता है। और उसमें से एक लोकल व्यक्ति इसको मारने की कोशिश करता है गोली से, लेकिन ये बच जाता है। तो वहीं इसने एक एक प्रिजुडिस फैला देता है लोगों के बीच कि मैं आई एम समथिंग डिफरेंट, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं कुछ डिवाइन जैसा हूँ, और मुझे केवल एक ही चीज से मारा जा सकता है, जो वो सिल्वर बुलेट से, सिल्वर बुलेट से ही मारा जा सकता है, अन्यथा मुझे मारा नहीं जा सकता। तो ये बात जो वहाँ के जिनके ऊपर ये शासन कर रहा है, उन वो सब लोग ने मान लिया है कि ऐसा ही है, लेकिन वे लोग खुश नहीं है, इससे नाखुश हैं, इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट वो करना चाहते हैं, इसको मारना चाहते हैं, बट एनी हाउ वो कर नहीं पाते हैं, बट ये बात तय है कि करेंगे। और इसी बीच एक हेनरी स्मिथर यानी एक ट्रेडर होता है, वो गोरा व्यक्ति होता है, यानी अंग्रेज होता है, इसके पास आता है। जब इसके महल में आता है तो देखता है एक बुढ़िया जा रही होती है, और बुढ़िया को देखकर इसको लगता है कि ये शायद चोरी करने के लिए जाती है, लेकिन वो पकड़ लेता है, उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। यानी हाँ, वो डर जाती है, कुछ नहीं बता पाती है, लेकिन एक बात तो तय है, वो संकेत दे देती है कि इम्परर जोन्स को हम लोग जल्द से जल्द हटाना चाहते हैं। तो वह फिर एम्परर जोन्स से मिलता है। एम्परर जोन्स ने कहा कि किसकी मजाल, मुझे डिस्टर्ब किया, यह किया, वो किया। मैंने आप कहानी पढ़े होंगे, मैं उस तरफ ले जाता हूं जहां पर यह आपको इम्प्रेशनिस्टिक क्वालिटीज देखने को मिलती है। तो
हेनरी से कहता है कि भाई देख सावधान रहना कि तुम्हें तुम्हारे खिलाफ बगावत होने वाली है और तुम्हें बहुत तुम ये लोकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मार ही देंगे। तो ये कहता है कि कोई ऐसा कोई मेरे साथ नहीं होगा, मुझे कोई परवाह नहीं है और मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु केवल एक सिल्वर बुलेट से होगी और वो मेरे पास है और मेरे पास गन है। मैं भाग जाऊंगा और यदि मुझे लगेगा कि मैं नहीं बच पाऊंगा तो मैं खुद अपनी आत्महत्या करूंगा, न कि किसी के बदौलत होऊंगा। तो अब आप जानते हैं कि यह इसको ड्रम बजाया जाता है उन विरोधियों के द्वारा और ये संकेत होता है कि अब इसके खिलाफ भीड़ उग्र होने वाली है, तो ये भाग जाता है जंगल में। और जब जंगल में भागता है तो वहां से एक्सप्रेशनिस्टिक यू नो क्वालिटीज आपको देखने को मिलती है कि इसको 6 हैलुसिनेशंस होते हैं। एक बार इसका हैलुसिनेशन ये होता है कि इसको एक बड़ा इंसेक्ट देखने को मिलता है, फिर इसको एक वो व्यक्ति देखने को मिलता है जिसको ये मारा रहा जिसको ये मारा था, जिसके कारण जेल गया था, फिर वॉचमैन को देखता है, फिर एक विच डॉक्टर को देखता है जो इसके ऊपर क्रोकोडाइल छोड़ता है। ये तमाम 6 हेलुसिनेशंस होते हैं और ये डर जाता है, बार-बार देखता है कि अरे ये मेरे साथ हो क्या रहा है? परेशान हो जाता है और हर बार वो अपनी बुलेट फायर करता है। तो पता चलता है कि इसकी छवों बुलेट्स इस तरह से समाप्त होती जाती हैं और अंत में इसको लोकल लोग मार देते हैं, राइट? तो एक्सप्रेशनिस्टिक जो ड्रामा की एक विशेषता यह है कि हेलुसिनेशंस, फियर, डर, भय, ये सब कुछ अ, आप उसमें देख पाएंगे कि ये इसकी विशेषता है। अब मैं हैरी एप की बहुत जरूर बात करना चाहूंगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हैरी एप में एक कैरेक्टर है यांक और वो ब्लैक मैन है और एक कैरेक्टर है मिल्ड्रेड डगलस, एक औरत है, एक लेडी है जो बहुत एक टाइकून की लड़की है और वो स्टील की फैक्ट्री उसका बाप चलाता है ना। और तो अब होता क्या है देखें, तो जो जो आपका यांक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है एक्सप्रेशनिज्म को समझने के लिए। तो जो यांक है वो ऑफ कोर्स एक जहाज पर काम करता है और जहाज पर या जो कोयला जो जो इंजन को चलाने के लिए जो कोयले की भट्टी होती है जिसमें वो इंजन कोयला डाला जाता है उसमें वो काम करता है। और ये इतना बलशाली है और बहुत ताकतवर है और अपने काम में बहुत ही प्राउड प्राउड फील करता है और इसे लगता है कि ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि आप जब कुछ कुछ ग्रुप के बीच सबसे ताकतवर होते हैं और अच्छा काम करते हैं और आपको प्रशंसा मिलती है, तो आपको लगता है कि यू आर द बेस्ट, राइट? तो इस भावना के साथ ये अपने लाइफ को जी रहा है और नो डाउट वो बहुत अच्छी स्थिति है, तब तक बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन उसी जहाज के ऊपर एक मिल्ड्रेड डगलस नामक कैरेक्टर है, लेडी है जो उस पर यात्रा कर रही है और उसकी आंट है और वो अपनी आंट से इच्छा जाहिर करती है, आंट मैं इस दुनिया से ऊब चुकी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सोश मैं सोसाइटी के सबसे निचले तबके के लोगों से मिलना चाहती हूँ, गरीबों से मिलना चाहती हूँ, मजदूरों से मिलना चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ, उनकी दुनिया समझना चाहती हूँ। तो आप देखो कि मैं यही बात कर दूं, एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर में आप पाओगे एक क्लास क्लास डिवीजन जहां पर हायर क्लास आएगा, अपर क्लास आएगा, लोअर क्लास आएगा, उनके बीच गैप आएगा, है ना, राइट? तो ये सारी चीजें भी आएंगी। और फिर देखिए जब यह मिल्ड्रेड यह चाहत दिखाती है नीचे जाने मजदूरों को देखने का, तो उसको परमिशन मिल जाती है और वह जब अपने जब नीचे जाती है तो वो उसी जगह जाती है जहां पर यह वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं रहता है कि कोई आने वाला है। एनी हाउ वो मिल्ड्रेड जब वहां पहुंचती है तो सब लोग उसको देखकर रुक जाते हैं और लेकिन चूंकि अभी यांक की नजर उस पर नहीं पड़ी है, लेकिन यांक की जैसे ही नजर उस पर पड़ती है तो वो डर जाती है और डर कर कहती है कि यह फिल्थी बीस्ट है, यानी हेरी एप है, एक बंदर है, जानवर है, गोरिल्ला है, राइट?
और यही जो बात मैंने कहा ना कि जब ब्रेकअप होता है तो कोई बात आपको लग जाती है, आप हिल जाते हैं, अपने अपने ऊपर कोई क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो यही जो मिल्ड्रेड की बात है उसको हिलाकर रख दी है। अब सम अब उसके सामने 2 चीज़ें हैं। एक तो यह कि मिल्ड्रेड ने उसकी बहुत बेइज़्ती की है। दूसरी बात कि एक लड़की अ, यदि हैंडसम उसको बोली होती तो शायद उसे और कॉन्फिडेंस आया होता, लेकिन उसने तो उसकी बेइज़्ती की है। और वह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। और फिर वह उसका पूरी जो फाउंडेशन है, थॉट प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, वह हिल जाती है। वहां से उसकी ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि वो बिलोंग करता भी है इस दुनिया से कि नहीं बिलोंग करता है। ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन और आइडेंटिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। और फिर अ, उस अब उस आइडेंटिटी को पाने के लिए इसे क्या करना होगा? तो ये कहता है कि मैं इन अपर कास्ट वालों को सबक सिखा दूंगा, इस लेडी को भी मैं सबक सिखा दूंगा। और जैसे उसकी तरफ बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए, तो जो साथी वहां को उसको दबाकर पकड़ लेते हैं और वो काम नहीं कर पाता है, राइट। और तो आप देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना? लेकिन इसके मन में बार-बार यही है कि मैं इस लेडी को और इसके बाप को तो सबक सिखा कर ही मानूँगा, ये करूँगा। लेकिन एक मन में उसके एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि उसको वो सेक्सुअली भी हरास करना चाहता है कि इसको मैं तबाह करूँगा, राइट? तो अब ये आइडेंटिटी का इसके अंदर क्वेश्चन है। वो इसके साथ कुछ लोग और कैरेक्टर है जैसे लॉन्ग, वो भी अपर कास्ट के हमेशा खिलाफ रहा है, लेकिन उसको पता है कि अपर कास्ट के खिलाफ जाना आसान नहीं है। लेकिन एंग कहता है कि नहीं, हम लोग कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। एनी हाउ, कुछ दिनों की बात है जब वो एक शहर में घूम रहे हैं, और शहर में जब वो देखता है, बिल्डिंगें देखता है, लोगों को देखता है, तो एक ऐसा एटीट्यूड दिखाता है कि ये जो हायर क्लास, एलिट क्लास है, उनको लाइक नहीं करता है। वो उनको उनको बहुत गंदी निगाह से देखता है, बहुत अपशब्द बोलता है, और एक को तो मार पीट भी देता है। और जब मार पीट देता है तो इसको जेल हो जाती है। लेकिन एक खास बात वहां पर इसके मन में चल रही है, अरे मैं इनके खिलाफ उल्टा-सीधा बोल रहा हूँ या इनके खिलाफ इस तरह की हरकतें कर रहा हूँ, लेकिन कोई नोटिस नहीं कर रहा है। यानी मैं जो काम कर रहा हूँ, कोई इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है, कोई इसको वैल्यू नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वह अकेलापन, लोनलीनेस का शिकार, एलिनिएशन का शिकार, एंग्ज़ायटी का शिकार धीरे-धीरे होता जा रहा है कि वह, और आइडेंटिटी लॉस का भी शिकार होता जा रहा है कि कोई उसे पहचान नहीं रहा है। फिर वह ऑफ कोर्स जेल में बंद हो जाता है। जेल में बंद हो जाता है तो 1 महीने की उसको जेल होती है। अपने कैदियों से वो सलाह लेता है कि आखिर कुछ बताओ कैसे हम लोग क्या करें? तो वो बताते हैं कि कोई एक इंडस्ट्रियल वर्कर का ग्रुप है, उसको जॉइन करो, वहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि क्या-क्या करना है। तो 1 महीने बाद जब वो छूटता है तो फिर उनको जॉइन करता है। जॉइन करने के बाद वहाँ पर कहता है कि मैं स्टील वाला जो फैक्ट्री है उसको नष्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही वो बोलता है तो इन उस ग्रुप को लगता है कि यार तो ये सरकार का बंदा है क्या? तो उसको भी वहाँ से वो निकाल देते हैं। तो अब देखिए, ना तो इसको अपर कास्ट ने स्वीकार किया, ना तो इसको लोअर कास्ट ने स्वीकार किया, ना तो मिडल क्लास ने स्वीकार किया। और फिर ये ये तलाश में आगे बढ़ता है कि आखिर जब ये कहीं बिलॉन्ग नहीं करता तो बिलॉन्ग कहाँ करता है? तो एक चिड़ियाघर जाता है, वहाँ पर गोरिल्ला देखता है, और गोरिल्ला देखता है तो होता क्या है, ये उसको लगता है कि गोरिल्ला को क्यों केज्ड किया गया, क्यों बंद किया गया? इसका मतलब कि गोरिल्ला को भी स्पेस नहीं दुनिया देती है। जिस तरह से मुझे स्पेस नहीं मिला, मेरे सोच को नहीं मिला, मेरे मेरे प्रोटेस्ट को नहीं मिला, मेरे एंथुसियाज़्म को नहीं मिला, बल्कि मुझे तो हमेशा नेग्लेक्ट किया गया है। तो उसे कहता है कि चलो हम दोनों तो एक ही हैं, उससे मैं निकाल देता हूँ केज से। और जब केज से निकाल देता है तो वो अपना हाथ बढ़ाता है कि आओ हम दोनों दोस्त बने, और वो गोरिल्ला इसको कुचल देता है और कुचल कर फेंक देता है, राइट? वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो आप देखेंगे कि व्यक्ति इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से, और एक एक ऐसा व्यक्ति जो लोअर क्लास का है, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड से, या फिर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से, या फिर
एलिट क्लास से और उनके खिलाफ जाना, दैट इज नॉट इजी। तो अंतोगत्वा उसे स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, हम हमारी तो कोई पहचान ही नहीं है, वी आर नथिंग, वी आर जीरोस, राइट। लेकिन उसे मिलता क्या है कि इस तरह के प्रोटेस्ट के करने के बावजूद भी डेथ मिलती है, राइट। तो यह आप देखोगे कि जो आपका इस तरह का ड्रामा होता है, इसमें इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, एलिट क्लास का, अपर क्लास का प्रोटेस्ट है, ये सब कुछ आपको नजर आएगा। एडिंग मशीन आप खुद देख लीजिएगा, मैं स्किप कर रहा हूं इसको, काफका के मेटामॉर्फोसिस पर आ रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस ये समझने के लिए। मेटामॉर्फोसिस में एक समसा, अ, क्या पूरा नाम है, ग्रेगोर समसा या व्हाट, आप जानते हैं मेन कैरेक्टर का क्या नाम है गाइस? नहीं पता? चलिए मैं ही बता देता हूँ, मुझे पता है लेकिन मेरे मन से ये निकल चुका है, तो लेट मी लुक एट इट एंड लेट मी टेल यू अबाउट द कैरेक्टर, राइट। बस एक ही कैरेक्टर से मैं पूरा बता दूंगा आपको। यस, ग्रेगोर समसा। तो ग्रेगोर समसा एक सेल्समैन का, गाइस आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मुझे सुनाई दे रहा है? आप सुन पा रहे यस हैं? सर, यस ओके। सर। Yes, sir. यस सर। ओके, राइट राइट राइट, वेरी गुड। देखिए, ग्रेगोर समसा जो है एक सेल्समैन का काम करता है, और सेल्समैन का काम करता है तो जो इसके नो अपोर्ट्स, जिसके जो इसके मालिक हैं, इसको बार बार डांटते रहते हैं, बार बार इसको, इसके कार को टोकते रहते हैं कि तुम ये नहीं करते, तुम रिपोर्ट नहीं सही समय पर करते, तुम अपने काम में ठीक नहीं हो। एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन वो दिखाते हैं। अ, तो ये ऑफ कोर्स जो कि समसा को ग्रेगोर समसा को बहुत ज्यादा उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता है, क्योंकि वहीं से उनको पैसा मिलता है, उसी वहां से उसको पैसा मिलता है, और उस पैसे से इसका जो बाप है बहुत खर्च कर कर वो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका है फैमिली को चलाने के लिए, जिसमें इसकी एक ग्रेट बहन है, मदर है और फादर है, जिसको पूरा फैमिली चलाना है। तो पुनः आप देखेंगे कि कैपिटलिस्ट के खिलाफ जाना, दैट इज नॉट इजी एट ऑल। वहां पर आपका पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। तो एक दिन की बात है, यह सोया हुआ है, और सोया हुआ है, जब सुबह होती है, तो सुबह होती है तो पाता है कि अरे ये तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा है, और भी क्या आखिर हो गया। तो पता चलता है, इससे आभास होता है कि अब यह वह फॉर्म में नहीं है जो ह्यूमन बीइंग का फॉर्म होता है, बल्कि यह एक इंसेक्ट बन गया है। यह एक बड़ा सा इंसेक्ट, जिसे वर्मिन या फिर आप कॉकरोच कह सकते हैं, बड़ा सा कॉकरोच बन गया है। बन गया है। अब आप अपने रूम में है, अब जब कॉकरोच है तो पहले तो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था, सोए हुए पोस्चर से नहीं उठ पा रहा था, भारी भारी सा लग रहा था। दूसरी बात, जो ऑफिस का इसका टाइम है, उस टाइम पर इसको जाना है, उठने की कोशिश कर रहा है, नहीं उठ पा रहा है। और एनी हाउ बाहर इसका इसका सुपीरियर आ जाता है, इसका एम्प्लॉयर आ जाता है, वो पूछता है कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है कामचोर, दिखाई नहीं दे रहा है, यह है वो है। तो वो सुनता तो है और बोलना भी चाहता है, गुस्सा भी होता है, लेकिन नहीं बोल पाता है। लेकिन जब आता है, एनी हाउ जब स्ट्रगल कर कर रेंगते रेंगते दरवाजे दरवाजे के पास आया, दरवाजा बंद था, लेकिन खुलेगा कैसे? एनी हाउ वहां पर स्ट्रगल करता है, बार बार उसको खोलने की कोशिश करता है। अब तो आदमी है नहीं कि आसानी से खोल देगा, हाथ है इसके, बट एनी हाउ दरवाजा खुल जाता है, और जैसे वो बाहर आता है विशालकाय रूप में, ये ये डरावना रूप दे, ये विशालकाय इंसेक्ट को देखकर वो भग जाता है, इसका जो एम्प्लॉयर होता है, और भग जाता है। कोई इसको समझता नहीं है, तो सिस्टर इसकी समझती है, बट फादर जो है वह इसके ऊपर कुछ कुछ फ्रूट फेंक देता है, या फिर डंडा यूज करता है, और उसको काफी चोट लगती है। अब आप यहाँ पर यह समझें कि रिलेशनशिप कितना उथला है, कि बेटा यदि एक इंसेक्ट बन गया है, तो फादर जो जो कि फादर का मतलब हुआ कि अपने बच्चों का डिफेंड करने वाला, वो अपने बेटे पर कितना क्रुअल्टी शो कर रहा है। तो ये आप देख लें, इस क्रुअल्टी जो उसके फादर के द्वारा हुई, तो अंदर से कितना वो ग्रेगोर टूटेगा। अभी आप देखें, अब देखें, एनी हाउ
अब वो वहाँ पर रह रहा है तो उसको जीना है, लेकिन उसके कारण क्या हुआ? क्योंकि जब वो अब रूम में बंद रहने लगा, रूम में रहने लगा, एक इंसेक्ट के रूप में रहने लगा, तो चूँकि वही फैमिली का फाइनेंस का सोर्स था, वो खत्म हुआ, फैमिली परेशान हुई। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इधर बहन केवल एक थोड़ा-सा उसके सिम्पैथेटिक है, वो उसको भोजन देती है और उसी रूम में वो पड़ा हुआ है, तो आप देखें कि वो जो उसका वर्ल्ड है, उससे उसका कनेक्शन कट गया है, ह्यूमन वर्ल्ड से उसका कनेक्शन कट गया है। अब वो एक लोनलीनेस के वर्ल्ड में चला गया है। और दूसरी बात, उसका फादर बार-बार ताने मारता है कि पैसे कहाँ से आएँगे, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा। तो अब देखें कि डैड को ये परवाह नहीं है कि बेटे के साथ क्या हुआ, उसको परवाह कुछ और है, तो कितना वो साइकोलॉजिकली ब्रोकन हो फील कर रहा है। और फिर धीरे-धीरे समय बीतता है, तो वो बहुत लोगों के ऊपर वो भार टाइप महसूस होने लगता है। बहन हालाँकि अभी भी उसका ध्यान रखती है, लेकिन भार महसूस पूरा फैमिली करती है। और अब देखिए वही बेटा जो फैमिली का सपोर्ट हुआ करता था, उसको भार के रूप में देखा जा रहा है, तो ये भी उसके अंदर एक उसको साइकोलॉजिकली ब्रेक कर रहा है, एलिनिएट कर रहा है। फिर उसकी माँ ये बहन डिसाइड करते हैं कि चलो भाई अब इसी रूम में रहेगा तो चलो साफ कर दें। तो जो-जो सोफ़ा है उसको हटाते, जहाँ पर छिपता था, कोई आ जाता था, तो अब उसका सोफ़ा चला गया। एक पेंटिंग है महिला का जिसके ऊपर फर है, वो उसको बचाना चाहता है कि न ले जाए, न ले जाए। तो उस फर के ऊपर जाकर चिपक जाता है, तो माँ बहुत गुस्सा होती है कि ये अभी इसको रोमांस सूझ रहा है। वहाँ पर उसको उसके प्रति बहुत बुरा भावना दिखाती है, तो वहाँ भी उसको निराशा मिलती है। धीरे-धीरे उसका भोजन बंद हो जाता है, धीरे-धीरे माने अब आप उसको लोग एक जानवर, एक इंसेक्ट के रूप में ही ट्रीट करने लगते हैं। अब उसको ह्यूमन बीइंग की उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है यहाँ पर। और आप देखें कि बहन भी थक जाती है, कहती है कि अब इसको मार देना चाहिए। मार अब देखिए, एक भाई जो अपनी बहन का इतना ख्याल रखता था, जब बहन के द्वारा मार दिए जाने का शब्द सुनता है, तो उस पर क्या टूट रही होगी, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। लेकिन चूँकि एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है फैमिली का भी कि भई पैसे कहाँ से आएँगे, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो रूम दे देते हैं कुछ बाहरी लोगों को, तो 3 लोग रहने के लिए आते हैं। लेकिन इस दौरान दिक्कत ये है कि यदि ग्रेगोर समसा कभी बाहर आ गया, तो उन लोगों ने देख लिए तो भाग जाएँगे। तो एनी हाउ उसको बंद अब कर दिया जा रहा है रूम में, उसे बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, उसका स्पेस खत्म कर दिया गया है। अ एनी हाउ वो भी सब एक दिन देख लेते हैं, और जब देख लेते हैं तो क्योंकि जिसको रखे थे कि भाई तुम दरवाजा बंद रखना, एक तरह की नौकरानी, वो खोल कर चली जाती है, तो वो सब एक दिन दे उस बा उसकी बहन वो बजाती है, वायलिन बजाती है, तो वो वायलिन बहुत पसंद करता था अपनी बहन का बजाता हुआ, तो उसको अट्रैक्ट होकर वो जाता है। लेकिन अब देखिए जैसे ही जाता है वो सब देख लेते हैं, और चिल्लाकर सब भाग जाते हैं, और फिर पिताजी उसको मारते हैं, माने कुछ अपने स्टिक का प्रयोग करते हैं, और उसमें वो ब्रूटली घायल भी हो जाता है कई बार। हम्म और अब ये फैमिली वाले टॉक करते हैं कि अब इससे निपटा जाए, ये मरी जाए तो ठीक है, मरी जाए तो ठीक है। एनी हाउ एक दिन मर जाता है बेचारा। लेकिन इस दौरान उसको क्या क्या मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, जो ये सारी चीजें झेलना पड़ा, ये आप देखें कि एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर के अंग हैं ये सारी विशेषता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देखें कि सेटिंग डिसजॉइंटेड है, एक्शंस आपको मिलेगा डिसजॉइंटेड, प्लॉट आपको डिसजॉइंटेड मिलेगा, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिलेगा, कैरेक्टर्स डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिलेंगे, पर्सनालिटी डिस्टॉर्टेड मिलेगी, फ्रैगमेंटेड मिलेगी। ये सब एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर के ही हिस्से हैं। अब आप देखें कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अब इस बात को यहाँ रोकने के बाद अब मैं बताऊं कि एक्सप्रेशनिज्म की शुरुआत आखिर किस कारण से हुई, किसके विरोध में हुई। तो सबसे पहली बात कि जो आइडिया ऑफ रैशनैलिटी और रीजन है, आप यदि इनलाइटनमेंट के समय जाएं, क्योंकि आप अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे यहाँ मॉडर्निज्म ब्रिटेन में या इंग्लैंड में समझा जाता है, वही जर्मन में एक्सप्रेशनिज्म को भी वही तवज्जो दी जाती थी। तो एक तरह से बहुत सारी चीजें एक दूसरे कॉमन चीजें मिलेंगी। तो आप देखें रैशनैलिटी और रीजन के विरोध में
स्टार्ट हुआ कि भाई रैशनैलिटी और रीजन चीजों को कंट्रोल करती हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देती हैं, तो इसके विरोध में आया। और मैंने ऑलरेडी बात की कि यह रियलिज्म और नेचुरलिज्म के विरोध में आया। रियलिज्म आप समझते हैं, नेचुरलिज्म उसका एक्सट्रीम फॉर्म है। रियलिज्म में मिडिल क्लास पर जोर होता है, नेचुरलिज्म में लोअर क्लास पर जोर होता है। रियलिज्म में सेलेक्टिव रियलिटी दिखी जाती है, नेचुरलिज्म में सब कुछ देखा जाता है, जो भी आ गया तो सब। और नेचुरलिज्म यह साइंस लॉ से भी गवर्न होता है, चाहे वो इन्वायरमेंट पर बेसिस हो, हेरिडिटी पर बेसिस हो, कि कैरेक्टर्स अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, जो उसके साथ होना वो होगा होगा। यह नेचुरलिज्म का सिद्धांत है। रियलिज्म में यह होता है कि कैरेक्टर्स के अंदर इतनी एजेंसी है कि वो अपने आप को बचा सकता है, अपने आप को सही कर सकता है। बट नेचुरलिज्म में कहता है कि नहीं, आप नेचर पर डिपेंडेंट हो, जैसा नेचर चाहेगी वैसा आपको बनाएगी, वही आपकी रियलिटी है। तो ये दोनों में अंतर है, और इन दोनों चीजों का विरोध एक्सप्रेशनिज्म करता है। एक्सप्रेशनिज्म औद्योगिक क्रांति के खिलाफ रहा, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के खिलाफ रहा, उसके कारण जो एक तरह से पोस्ट वार की सिचुएशंस थी, कंडीशंस थी, उसके खिलाफ रहा। अर्बनाइजेशन के खिलाफ रहा, मैकेनाइजेशन के खिलाफ रहा। और आप देखें कि कैपिटलिज्म के खिलाफ स्टार्ट हुआ, यह मैटेरियलिज्म के खिलाफ हुआ। बुर्जुआ क्लास जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, या फिर एलिट क्लास के ये खिलाफ हुआ, उनके एटीट्यूड के खिलाफ में स्टार्ट हुआ। और यह माने फर्स्ट वर्ल्ड वार के भी खिलाफ स्टार्ट हुआ। तो ऑफ कोर्स यह जो ड्रामा है आपका, एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर है, यह कॉमन पीपल के साथ स्टैंड होता है, या कॉमन पीपल की भलाई के हित में लिखा जाता है। ये इसकी खास बात है। अब चूंकि आप देखें कि इम्प्रेशनिज्म हमने खास तौर से देखा नॉवेल में, लेकिन हम अब इसको देखें, जो आपका एक्सप्रेशनिज्म है वो पोएट्री में भी आया, ड्रामा में भी आया, नॉवेल में भी आया। और मैंने बहुत सारी चीजों की भी बात कर ली है। मैं जल्दी जल्दी बात कर लूं आपको दिखाते हुए। तो आपको फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, एलिनिएशन मिलेगा, एंजाइटी मिलेगी, फियर मिलेगा, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का सवाल है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सवाल मिलेगा, स्पिरिचुअल क्राइसिस या स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस विशेषता मिलेगी, हेलुसिनेशन मिलेगा। ये मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, बस देखते जाइए। हेलुसिनेशन आपने देख ही लिया। साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन हो जाएंगे कैरेक्टर्स, आप वो भी देखें। और जो एक जैसा कि हेरी एप में आप देखें कि जो यांक है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को बदलना चाहता है, लेकिन तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन टूटा नहीं भले से। लेकिन ये कोशिश तो होती है कि रूल्स को तोड़ दिया जाए। प्रिमिटिव जो प्रिमिटिव है कि मैं जानवर की तरह जीऊं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला किसी को, वो भी एक चीज है। इंस्टिंक्ट से गाइडेड व्यक्ति हैं, माने जो विमेन के प्रति जो भाव है कि मैं इसको वायलेट करूंगा, तो सेक्सुअल वायलेंस जो मैं लिख ही दिया हूँ। और डिस्टॉर्शंस, चाहे वो मैंने आपको पहले बताया, सेटिंग हो, इवेंट्स हो, डायलॉग हो, कैरेक्टर्स हो, सब वो डिस्टॉर्शन फॉर्म में मिलेगा। टेलीग्राफिक लैंग्वेज मिलेगी, यानी लैंग्वेज बहुत पैशनेट होगी, बहुत इमोशनल होगी, बहुत गहरी होगी या टूटी होगी, लेकिन जो भी होगी वो बहुत इमोशनल होगी, पैशनेट होगी। और एक और विशेषता आप जाने, यह एपिसोडिक प्ले होता है, और स्टेशन प्ले भी बोला जाता है इसको। जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा आप देखेंगे उसको एपिसोडिक प्ले या स्टेशन प्ले बोला जाता है, क्योंकि आप देखें, यदि आप एक स्टेशन से आप यदि दिल्ली जाएं वाराणसी से, तो कई स्टेशन मिलते हैं। यानी इसमें एक एपिसोड के बाद फिर दूसरा एपिसोड उससे जुड़ा रहेगा, तीसरा एपिसोड जुड़ा रहेगा। यानी प्लॉट इस तरह से होगा कि वह वेल स्ट्रक्चर्ड प्लॉट नहीं होगा, बल्कि वो खंड खंड कई कहानियां उससे जुड़ी रहती हैं। जैसे आप हेरी एप में देखें तो 8 सीन्स हैं, 8 सीन्स में अलग अलग चीजें होती है, कैसे कैसे होती है, राइट। तो स्टेशन प्ले बोला जाता है इसको। कैरेक्टर सिंबॉलिक होते हैं, सिंबॉलिक में वो चाहे डॉटर कर बुलाए, चाहे कलर कर बुलाए, या फिर किसी नाम से, वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होते हैं। हाउ वो यूनिवर्सल होते हैं। और एपोकैलिप्टिक
apocalyptic vision and social collapse, बहुत ये कुछ विनाश करने की, कुछ बर्बाद करने की, कुछ डिस्ट्रक्टिव काइंड का इंस्टिंक्ट्स ये दिखाता है। इसमें आप आपने देखा ही, ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, यस ट्रेडिशनल वैल्यूज का विरोध होता है, चाहे वो बुर्जुआ मोरालिटी हो, जो बुर्जुआ लोगों की मोरालिटी हो, उनका रूल्स रेगुलेशंस हो, उनके वैल्यूज, उनको तोड़ने की बात होती है। ऑफ कोर्स इस प्रोसेस में आपने देखा सफरिंग भी होती है, डेथ भी होती है, और अंदर से आदमी टूटा टूटा भी होता है। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्रेशनिज्म में या एक्सप्रेशनिस्टिक लिटरेचर में आपको देखने को मिल जाएगी। गाइज, मैं आपके साथ कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ। वहां से आपको कुछ पॉइंट्स जल्दी जल्दी समझा दूं। आपको चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार कंफर्म करने का कोशिश करिए। जी सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आइए, आपके लिए एक बहुत रिच मटेरियल मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी, यस, आप सभी को दिख रहा है? यस सर। ओके। मैंने यह आपके लिए कई वर्जन्स बनाए हैं, और सब वर्जन्स में काफी सारी बातें हैं जो कि आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने इनकी सारी चर्चा कर दी है आप लोगों के साथ। लेकिन जहां पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, वहां पर चलते हैं। मैं आपके साथ इसके दो पार्ट्स पर चर्चा करूंगा, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आप यहां पर देख पा रहे हैं 5, नंबर 5। प्लीज कंफर्म। जी यस सर, सर। दिख रहा है। ओके, ओके। तो चलिए, चूंकि हम लोगों ने चर्चा कर ही ली है, बात कर ही ली है, तो आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे। एक्सप्रेशनिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है? द इनर स्क्रीम, यानी आपके अंदर की हलचल, और उसको आप एक्सप्रेस जब करते हैं तो वह डिस्टॉर्टेड रूप में आता है, और उसी बात को, इसी फिनोमिनन को, इसी घटना को आप एक्सप्रेशनिज्म बोलते हैं। और इसमें ऑफ कोर्स जब लिटरेचर का फोकस क्या रहेगा? आपकी सब्जेक्टिविटी पर, आपकी एंजाइटी पर, और डिस्टॉर्शन रियलिटी पर, क्योंकि उसका जो रूप आएगा वो डिस्टॉर्टेड रूप में आएगा। और एडवर्ड मंच की जो मैंने आपको स्क्रीन वाली वो दिखाया, वहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। डेफिनेशन का जहां तक सवाल है, ऑफ कोर्स सबसे पहले यह फ्रांस में स्टार्ट हुआ, फ्रांस से फिर आप देखें कि वहां से शिफ्ट होकर यह कहाँ गया, जर्मनी में आया, और जर्मनी से सारी चीजें यह फैली, राइट। तो डेफिनेशन में आप देख लें यहाँ पर, टू प्रेजेंट द वर्ल्ड नॉट एज इट अपीयर्स ऑब्जेक्टिवली, बट एज इट इज सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस्ड एंड फेल्ट बाय द प्रोटैगनिस्ट। यानी आप एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर है जिसमें आप ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, बल्कि आप ये बताएंगे कि एक कैरेक्टर कैसा फील करता है और वह कैसा महसूस कर रहा है, उसको आप बताते हैं। और वह उसके उसके बताने और उसकी बात जो आएगी वह नॉर्मल रूप में नहीं आएगी, बल्कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आएगी। ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, रियलिज्म और नेचुरलिज्म के यह खिलाफत में स्टार्ट हुआ है। और यह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मैंने बता दिया कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खिलाफ, और सिगमंड फ्रायड और फ्रेडरिक नीत्शे की बात मैंने की, से वो प्रभावित है। और फिर जर्मन के ड्रामेटिस्ट्स और पेंटर्स से यह मूवमेंट्स बहुत प्रभावित है। और वही विशेषता है जो हमने ऑलरेडी चर्चा की, कि यह सब्जेक्टिविटी, इंटेंस इमोशन दिखाता है, डिस्टॉर्शन दिखाता है, चाहे वो सेटिंग को तोड़ा जाए, कैरेक्टर को तोड़ा जाए, डायलॉग को देखा जाए। और यह डिस्टॉर्शन दिखाने के कई रूप हैं, या तो बहुत एग्जैजरेटेड रूप में, या बहुत पैशनेट रूप में, या फिर बहुत हैफाजार्ड स्थिति, हैफाजार्ड वे में वो चीजें आपको बताई जाएंगी। और तभी आपको पता चलेगा कि अंदर जो स्ट्रेस है, अंदर जो टर्मोइल है, अंदर का जो साइकोलॉजिकली ब्रोकन वर्ल्ड है, वह कैसे
आपके सामने आ रहा है। और अब आप देखें, जो मैंने सिंबॉलिकल कैरेक्टर्स की बात की, जो एक तरह से यूनिवर्सल यूनिवर्सल क्वालिटी होती है, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम फादर कहेंगे तो सब फादर है, वो एक कॉमन नाउन की तरह ये दर्शाएगा, राइट। और ऑफ कोर्स फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, मैंने बताया कि ये एपिसोडिक होता है या स्टेशनल ड्रामा इसे बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि यह फ्रेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड कर कर आपके सामने इसकी सीन, इसका एक्ट, सब इसको दिखाया जाता है। और डायलॉग जो होता है वो आपका ब्रीफ होता है, चॉपी होता है, डिस्क्लेमेंटरी होता है, बहुत पैशनेट होता है। इस तरह की सारी चीजें हैं जिसकी चर्चा आप हम आपने कर लिए, बस आपको मैं ये दिखा रहा हूं ताकि आपका नॉलेज स्टेबलाइज हो जाए। अब उसी चीज को इस रूप में है, जब आप सब्जेक्टिविटी और उसका पर्पस क्या होगा, डिस्टॉर्शन का पर्पस क्या है, सिंबॉलिकल कैरेक्टर का पर्पस क्या है, और वह सब कुछ यहाँ पर लिख दिया गया है और बहुत आसान शब्दों में है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपके लिए पढ़ दूं, जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेंस सब्जेक्टिविटी, तो यह इसका डिस्क्रिप्शन है, द वर्ल्ड इज फिल्टर्ड थ्रू अ सिंगल यूजुअली डिस्ट्रेस्ड कॉन्शसनेस, राइट। यानी एक कैरेक्टर रहेगा, वो परेशान बहुत रहेगा और वो अपना अनुभव शेयर करेगा, और जब वो अनुभव शेयर करेगा तो उससे कुछ चीजें स्पष्ट होंगी, क्या होंगी, उसका मतलब जो उसके अंदर ट्रॉमा चल रहा है, जो साइकोलॉजिकल ट्रूथ चल रहा है, जो रियलिटी चल रही है, वह सामने आती है। तो इसी तरह से यदि सेटिंग टू ब्रोकन है, डायलॉग ब्रोकन है, कैरेक्टर का जो अपीयरेंस है वो ब्रोकन है, एग्जैजरेटेड है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो है वो शांति नहीं है, बिल्कुल अशांति है। उस अशांति को दिखाने के लिए यह दिखाया जाता है। और सिंबॉलिक कैरेक्टर्स क्यों दिखाए जाते हैं, क्योंकि वह वह एक व्यक्ति तक की बात नहीं है, या कई लोगों से जुड़ता है, एंड दैट्स व्हाई ये यूनिवर्सल है, राइट। तो गाइस, क्वाइट इजी, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। अब आते हैं, अब आप देख लें एग्जाम्पल्स कि लिटरेचर में कहाँ कहाँ पर आपको नजर आएगा। हमने ऑलरेडी चर्चा की, यूजीन ओ, कुछ लोग ओनाइल पढ़ते हैं, ओनाइल इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ओनील ही प्रोनाउंसिएशन है। तो यूजीन ओनिल आप देख लें, टी एस इलियट देखें, डब्ल्यू बी एट्स में भी ये आया है। और यू नो आपके एक ब्रिटिश स्कॉलर हैं सीन ओकेशी, तो सीन ओकेसी, आई मीन आयरिश स्कॉलर हैं, सीन ओकेसी के भी द सिल्वर टैसी कर कर एक उनका नाटक है, उसमें भी वो देखने को एक्सप्रेशनिज्म मिलता है। तो आप आपके लिए मैंने ये जो पूरा बनाया हुआ है, पांच छह, इन सब में आप देख पाएंगे वर्क्स भी, यदि कहीं नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और खास बात यह है कि एक्सप्रेशनिज्म नहीं हुआ होता तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की भी बात अधूरी रह जाती। उसी तरह से बर्टोल्ट ब्रेट के एपिक थिएटर की भी बात अधूरी रह जाती। ये तो एक्सप्रेशनिज्म का बहुत बड़ा देन है एपिक थिएटर और थिएटर ऑफ एब्सर्ड को, और इवन अटरॉड का थिएटर ऑफ साइलेंस को भी डेवलप करने में, राइट। और थिएटर ऑफ क्रुअलिटी, ये जितने भी थिएटर्स हैं खासतौर से पोस्ट वार के टाइम का, और किचन सिंक ड्रामा, ये जो पोस्ट वार के समय के जो आपके किचन सिंक ड्रामा है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, एपिक थिएटर है, ये सबके ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, राइट। तो आपने ये देखा, आपके साथ एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ। यह मैं यूट्यूब पर थोड़ा सा कल नजर मार रहा था कि क्या कोई बेहतर पढ़ाया है, तो उनका पढ़ाना तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगा, और मैं वो कंटेंट आपके लिए यहाँ पर ला दिया हूँ। आप थोड़ा सा एक सरसरी निगाह मार लें मेरे साथ, तो शायद आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो गाइस कर लें इसको। जी सर, कर लीजिए। यस सर। ओके, तो मित्रों इसको भी कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने बता दी है। तो यह एक यूट्यूब पर बहुत अच्छा माने सारगर्भित और कम्प्रिहेंसिव मुझे मैटर मिला, जिसको मैं आप सभी के लिए यहाँ पर ला दिया। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि एक्सप्रेशनिज्म कहाँ से आया,
ये लैटिन के एक्सप्रेशन से आया और इसका मतलब क्या होता है, और फिर इन्होंने बताया इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो डेफिनेशन की बार-बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर इन्होंने मेन पिलर्स की बात की कि मेन पिलर्स में क्या होता है, वही जो सारी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, अ अ, वो सारी चीज़ों को इन्होंने मेन पिलर्स में लिया। फिर यहाँ इन्होंने बताया कि ओरिजिन कहाँ पर हुआ, तो इन्होंने बताया कि जर्मनी में, है ना? सब जर्मनी में ये स्टार्ट हुआ, खास तौर से आफ्टर वर्ल्ड वॉर के साथ पेंटिंग में हुआ। फिर थिएटर में कहाँ पर हुआ, तो ये इन्होंने यह प्लेस की बात में कही है। फिर ये कहाँ से कहाँ गया, जर्मन से ऑस्ट्रिया गया, ऑस्ट्रिया से फिर रसिया गया, फिर अमेरिका, जहाँ-जहाँ गया वो उसकी बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने इसकी बात की कि इसके जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो कितने पीरियड में हुआ, तो इन्होंने प्रोटो एक्सप्रेशनिस्ट की बात की, जहाँ पर वो 1905 से 1910 का समय इन्होंने लिया कि किस तरह से यह फ्रायड एंड नीत्शे की विचारधारा से पार्ट प्रभावित था, और फिर एक क्लासिक एक्सप्रेशनिज्म जिसको मेन टाइम हम बोलते हैं, जो हम लोग इसका जो आपने चरतमोस, मैं देखिए शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ भाई, कोई बोले तो? चरमोत्स, जो भी, चरमोत्कर्ष। यस, चरमोत, एक बार और बोलिए। चरमोत्कर्ष। यस, यस, राइट। तो जो आपने बोला वही तो तो यह वही जिसकी चर्चा हम लोगों ने की, थी जर्मनी से, फिर वो किस तरह से इंग्लैंड इत्यादि में आया, और फिर 1945 उसके बाद भी बना रहा, आई मीन इसकी कुछ बातें बनी रही। तो ये 3 फेजेस की इन्होंने बात की है, और फिर यह बात करते हैं कि जब यह मोमेंट नो स्प्रेड कर रहा था, और जब डेवलप हो रहा था तो कहाँ से कहाँ गया, और साथ ही इसमें जो अ, जो रूलिंग, व्हाट आई मीन टू से कि जो किंग, जो रॉयल सत्ता होती है, वो कौन थे, तो ऑफ कोर्स लेट एडवार्डियन पीरियड की ये चर्चा करते हैं। फिर इन्होंने देखा कि ये कहाँ से कहाँ और कैसे-कैसे फैला, थिएटर्स के माध्यम से, फिर टूरिंग प्रोडक्शंस, ट्रांसलेशन के माध्यम से, किन-किन माध्यमों से यह फैला, और फिर कौन-कौन से जॉनर्स में यह लिखा गया, जॉनरास में लिखा गया। सो ड्रामा में आया, और भी पोएट्री में आया, फिर प्रोज़ में आया। एक आप अमेरिकन ड्रामाटिस्ट हैं, उनका भी नाम मैं बताता हूँ, टेनेसी विलियम्स, राइट? अ, तो उ उन्होंने इसी को, जो एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा है उसको उन्होंने प्लास्टिक ड्रामा भी कहा है, और प्लास्टिक ड्रामा इसलिए कहा है कि उनके कैरेक्टर्स की फ्रेजिलिटी, और जो व्हाट से फ्लेक्सिबिलिटी, जो माइंड का फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर जो वीकनेस को दर्शाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक ड्रामा का नाम दिया है, राइट? और फिर इन्होंने बताया कि मेजर राइटर्स कौन होते हैं, तो इन्होंने देखें आप, इन्होंने हमने जॉर्ज कैसर की बात ऑलरेडी की थी, तो जॉर्ज कैसर जर्मनी में, फिर जर्मनी के लोगों में, फिर ऑस्ट्रिया का स्कॉलर है ऑस्कर कोकोस्का, राइट? तो ये 2 स्कॉलर हुए, फिर अपने अगस्त स्ट्रैम एंड गॉटफ्राइड बेन, और फिर यानी इन्होंने दिखाया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के स्कॉलर्स इसको पॉपुलराइज कर रहे थे। फिर ये आते हैं आपके इंग्लिश स्कॉलर्स, या फिर इंग्लिश अन्य देशों में बोले जाने वाले लोगों ने किस तरह से इसको पॉपुलराइज किया। सो टी एस इलियट, सीनो खेसी, जेबी प्रिस्टली, यूजिनो नेल, एल्मर राइस, क्लिफर्ड ऑडिट्स, डब्ल्यू एच ऑडेन विद इशरवुड, डिलन थॉमस, राइट? तो इन विद्वानों की इन्होंने चर्चा की है। यह नोट्स मुझे अच्छा लगा, आप देख सकते हैं इसको। फिर इन्होंने बात की थीम्स का, आइडियाज़ का, तो हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, इसका ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बात की एलिनिएशन एंड ह्यूमनाइजेशन का, स्पिरिचुअल क्राइसिस का, इनर आउटर रियलिटी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका, और ये सारी चीज़ों की चर्चा की। फिर क्या-क्या स्टाइल होती है, कैसे यह दर्शाया जाता है, तो डिस्टॉर्शन के माध्यम से, एपिसोडिक या स्टेशन
ड्रामा लिखने की स्टाइल के माध्यम से, या फिर जो कोरस होता है, कोरस वाले पार्ट से, फिर टेलीग्राफिक लैंग्वेज के माध्यम से, सिंबॉलिक जो कलर और लाइट के माध्यम से, या टाइप कैरेक्टर्स, जो बात हमने कर ली है पहले सिंबॉलिकल कैरेक्टर्स की या सिंबॉलिक कैरेक्टर्स की, उसके माध्यम से ये दिखाता है। और फिर इन्होंने इम्पैक्ट की बात कर ली, तो हमने पहले बात कर ली एब्सर्ड ड्रामा, या क्रुअल्टी ड्रामा या फिर एपिक ड्रामा के डेवलपमेंट में। और कई मूवीज भी बनी है, और पेंटिंग पर भी इसका प्रभाव पड़ा, लिटरेचर पर प्रभाव पड़ा, वो सारा चीज इन्होंने दिखाया। फिर ये बता रहे हैं कि जर्मनी से फिर कहाँ गया, फिर कहाँ से कहाँ आया, कुछ डेफिनेशन से इन्होंने दिया है कि एक्सप्रेशनिज्म, स्टेशन ड्रामा, कोरिक स्पीच डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हुआ है, जो इन्होंने टर्म्स यूज किया है। फिर यह इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने दी थोड़ा, कि जॉर्ज केशर को आर्किटेक्ट बोला जाता है एक्सप्रेशनिस्ट स्टेशन प्ले का, अर्नेस्ट टॉलर को रिवोल्यूशनरी प्रॉफिट बोला जाता है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का, ऑस्कर कोकोस्का को पायनियर ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर ऑफ इरास एंड वायलेंस, इरास वही जो सेक्सुअल वायलेंस दिखाए, उसका पायनियर माना जाता है। गॉटफ्रीड है, यह है प्रोनाउंसिएशन, एक गॉटफ्रीड है। बेन ने इनको पैथोलॉजिस्ट बोला जाता है, पोएट ऑफ अर्बन ग्रॉटेस्क। और इसी तरह से किसको क्या बोला जाता है यहाँ पर यह दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। फिर इन्होंने उसी चीज को रिवाइज किया है, यह रिवीजन में आप देख सकते हैं, और ये आपकी कुछ इन्होंने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं जो आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही है जो हमने ऑलरेडी सारी बातों की चर्चा कर ली है आपके इजी शब्दों में। एक चीज और आपके जाने से पहले, आपको ये मेरी पीपीटी दिख रही है गाइस? काइंडली कंफर्म। यस सर। यस ओके, सर। तो ये पीपीटी पर भी मैंने कुछ उसी तरह की बातें दर्शाने की कोशिश की है। और आप देखेंगे कि पीपीटी जब स्टार्ट होता है तो यह एक मॉडर्निस्ट रिवोल्ट है। वही सब्जेक्टिविटी पर या डिस्टॉर्शन पर, इनर रियलिटी पर इसका फोकस रहता है। यह आप जाने हमेशा कि इनर रियलिटी जब भी आएगी वह डिस्टॉर्टेड रूप में ही आएगी। और आप यहाँ पर इस इमेज के द्वारा देख सकते हैं, यह एक कृष्णर हुए थे, उन्होंने एक वैली बनाई है, और वैली में आप मेरे यहाँ पहाड़ में आएंगे तो पहाड़ देखकर बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन इन्होंने जो बनाया है इसे देखकर यह लगता है कि कुछ डिस्टॉर्टेड रूप है। इसका मतलब समथिंग, यह आउटर में तो इस तरह था, मतलब इनर जो रिफ्लेक्शन है इस तरह से दिख रहा है, यानी डिस्टर्ब्ड रिफ्लेक्शन है, राइट। फिर आप देखें, यह ऑफकोर्स रियलिज्म नेचुरलिज्म के ये विरोध में होता है, और वहां से शिफ्ट कर कर फिर एक्सप्रेशनिज्म की शुरुआत होती है। तो रियलिज्म नेचुरलिज्म आउटर रियलिटी तक रह जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेशनिज्म या इनर रियलिटी की बात करता है। और आप इस इमेज पर ज्यादा ध्यान दें कि ये इसी तरह का हाल रहता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल क्राइसिस में हो, सोशल क्राइसिस में हो, या पर्सनल क्राइसिस में हो, तो इस तरह का आपका हाल होगा। और इसको दिखाने के लिए जो पेंटर्स थे इसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा सब किया करते थे, राइट। तो यह सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव को शो करता है, तो आपके इनर वर्ल्ड को शो करता है, कैसा फील करते हैं ऐसे वक्त। अब फिर यह कुछ चीजें हैं, टूल्स हैं जिसके माध्यम से आपको चीजें पता चलती हैं। सब्जेक्टिविटी है, डिस्टॉर्शन है, सिंबॉलिक टाइप्स हैं, जिसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर ली है, ये भी आपकी हेल्प करेगा। और फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर में आप ऑफ कोर्स एपिसोडिक स्ट्रक्चर है, टेलीग्राफिक डायलॉग है, लैंग्वेज है। डायलॉग भी आपका ब्रोकन रहेगा, कहीं इंटेंस हो जाएगा, कहीं रुकेगा भी। मोनोलॉग है, यानी मोनोलॉग के माध्यम से तो पता चलता है कि आदमी कितना अंदर से क्या फील कर रहा है, राइट। बिकॉज इट्स अ टॉक टू द सेल्फ होता है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं। अब आप देखें, ऑफ कोर्स मैंने बात किया कि ये डिह्यूमनाइजेशन का जो थीम है कि ऑफ कोर्स आप देखें जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी के मिड में, तो किस तरह से कैपिटलिस्ट के लिए विमेन, चिल्ड्रेन एंड ऑफ कोर्स आपके
मेन जो वर्कर्स थे उनका कोई महत्व नहीं और वो चलता रहा इवन मॉडर्न पीरियड तक और उसका और भयंकर रूप आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से अरिस्टोक्रेटिक क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, एलीट क्लास अन्य लोगों को जानवर या फिर तुच्छ प्राणी या फिर निग्लेक्टेड प्राणी के रूप में देखते हैं और ऑफ कोर्स ये डिह्यूमनाइजिंग व्हाट से एटीट्यूड है। अब आप कुछ राइटर्स हैं ऑलरेडी हमने बात कर ली यूजीन ओनेल की जिनका ड्रामास पढ़कर आप बहुत बेहतरीन ढंग से ये आप समझ पाते हैं जिसकी चर्चा हमने की आप लोगों के साथ और फिर आप यस आई वाज टॉकिंग अबाउट टेनेसी विलियम्स जी ये हम जब हम बीएचयू में पढ़ रहे थे तो इनका हमने पढ़ा था यह स्ट्रीट कार नेम डिजायर जिसमें 2 सिस्टर्स हैं अपने एक सिस्टर जैसे आपने फिलोमेल का कहानी पढ़ा था वेस्टलैंड में कुछ उसी तरह का नज़ारा इसमें भी आपको मिलेगा राइट एंड प्लास्टिक थिएटर इसीलिए बोला जाता है बिकॉज़ वो अपने कैरेक्टर्स की फ्रेजाइलिटी को दिखाते हैं खासतौर से मेंटल वर्ल्ड का फिर आपके टीएस इलियट हैं, सैमुअल बेकेट हैं फिर आपकी ये समरी है वही सारी चीजें रिपीट की गई हैं आई थिंक ऑल क्लियर सो फ्रेंड्स अब आप मुझे अपना एक फीडबैक दें कि आपको स्पष्ट हुआ या फिर अभी भी कुछ प्रॉब्लम रही प्लीज पार्टिसिपेट इन योर फीडबैक Okay, thank you, सोनम जी, थैंक यू सो मच। हिमांशु यादव जी, आपको भी थैंक यू सो मच। चंचल जी, थैंक यू। आप लोग थोड़ा बोल कर बताएं, आपको मजा आ रहा है? आप लोग को मजा आ हेलो रहा है? सर। जी, जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप, ठीक हैं? सर हाँ जी सर, एकदम ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया आपने। सर पहली बार एब्सर्ड थिएटर थोड़ा-सा ज़्यादा समझ में आया है, जितना आता था समझ में नहीं आता था क्या है। देखिए ऐसा है ना कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म जी। के मेरे लेक्चर में जरूर रहिएगा उसकी शुरुआत ही हमारा एब्सर्ड थिएटर से होने वाली है ठीक है जी सर, बिल्कुल सर। जी जहां पर मैं आपके सामने खोल कर रख दूंगा कि एब्सर्ड थिएटर आखिर क्या है कैसे है ठीक है जी, एक्चुअली सर मेरा लिटरेचर उतना अच्छा नहीं है। ना ना कोई बात नहीं है देखिए हम लोग के भी साथ इसी तरह से रहा लेकिन जब वही है ना नित्य से कहते हैं ना कि जब आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं और उसके साथ जब अपने मजबूती की तरफ बढ़ते हैं तब आप और अच्छे हो जाते हैं ठीक है तो जी हम सर, लोग थैंक यू सर। अंग्रेजी से जले हुए लोग हैं तो लेकिन आज जी, अच्छी स्थिति होती जाएगी आपकी हो जाएगी जी जी सर, थैंक यू सर। और कोई मित्र हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कोमल जी हाँ, सर सेशन तो आपने बहुत अच्छा समझाया। सब सब सेशन तो बहुत आपने अच्छा समझाया और बस मुझे ये चीज़ है ना सर, जैसे ऐसे टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर, जी, 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 प्लीज़ जी। आप कोमल जी ऐसा करिए। इस पर काम हो रहा है और मैं शैलेन सर को इनवाइट कर है कि नहीं वो है? शैलेन जी? शैलेन सर? हाँ, हाँ, बीरू सर आवाज़ जा रही जी। है? मैं सर ये दूसरी क्वेरी आपके लिए जाती है कोमल जी का और यह हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव काइंड का आपके लिए टेस्ट की आई मीन जो क्वेश्चंस की बात आपने की उस पर हो रही है। शैलेन सर आप जवाब दें। हाँ, हाँ, कोमल जी और जितने भी लोग हैं टेस्ट के लिए जो लोग बोल रहे हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो रही है, तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। बस आप लोग ये समझिए कि आपको हर टॉपिक पे जैसे आप लोग एलटी और जीआईसी के टेस्ट ग्रुप जो है आपका, तो वहाँ पे इसका टेस्ट कराया जाएगा। तो जब वहाँ टेस्ट कराया जाएगा, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वहाँ पे मिलेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें और वो बीरू सर के लेक्चर पे ही बेस करके होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो बीरू सर पढ़ा रहे हैं तो इनके लेक्चर पे ही बेस करके और इनके जो नोट्स हैं उस पे बेस करके हम वो टेस्ट रखेंगे तो इस तरह आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे अब आपको करना ये है कि उसके लिए बीरू सर के लेक्चर को फिर अच्छे से देखना पड़ेगा ताकि आप अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बनाए ताकि आप उन क्वेश्चन को कर पाए अगर अंडरस्टैंडिंग में कमी रहेगी तो फिर उन क्वेश्चन को करने में दिक्कत आएगी
तो वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है? जी। और कोई मित्र? ओके सर। जी, और कोई मित्र कुछ पूछना या अपनी बात रखना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते अंजलि जी। सर मैं ये कह रही थी कि आपके बाकी सारे लेक्चर्स तो रिवाइज़ हो रहे हैं हुँ, हुँ। बट जो आपका एक वीडियो मिस हो गया है, मैं हालाँकि सर से कह चुकी हूँ, जी, जी। तो उसकी वज़ह से थोड़ा-सा अधूरापन है, तो अगर आप प्लीज़ उसे दोबारा से हमें चलिए प्रोवाइड इसमें करा सकें तो। इसमें इसमें प्लीज़ कहने की कोई बात नहीं है। हाँ, हम आप आपका ज़रूर कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना? ओके अंजलि सर। जी, इस पे बात हो चुकी है बीरू सर से। यस सर, यस सर, यस सर। इस पे आई एम हमने जस्ट बीरू आपके कंसर्न को पहले ही बता दिया हूँ। बीरू यस सर कह सर। रहे थे कि थोड़ा-सा अभी जैसे ये जो टॉपिक्स हैं, ये एक बार हो जाएँ और अब बस मेरे ख्याल से एक टॉपिक और बचा है सरेलिज़्म। क्यों बीरू सर, उसे अभी अलग से कराना बाकी कि हो गया इन सब में? नहीं, नहीं सर, सररियलिज़्म पोस्ट बचा हुआ है। मॉडर्निज़्म। हाँ, सर पोस्ट मॉडर्निज़्म एंड सरेलिज़्म 2 जी, टॉपिक अभी हैं। जी, तो जब वो हो जाएँगे ना अंजलि जी, तो फिर हम लौट के आएँगे और फिर बीरू सर जो है उसको करवा देंगे। जी। ओके सर। आनंद जी आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आनंद जी? तो कृपया आप पूछें। या जो भी मित्र और भी कुछ अपनी यस कोई मित्र और भी अपनी बात रखना चाहें तो आप ज़रूर रखें प्लीज़। गुड इवनिंग सर। जी नीति जी कैसी हैं आप? यस सर, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे बताइए? मुझे इंतज़ार रहता है आपके बात का। थैंक यू जी सर, नीति जी आपको मत बोलें, थैंक यू मौका देने के लिए। सर बताएँ। मैं अपनी बात रखना चाह रही थी कि जी, जैसे आप बहुत अच्छी क्लास लेते हैं, आपका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगभग सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल हो जाती हैं कि जिस तरह से हमें समझ में आ जाता है। बट सर मैं एक थोड़ा सजेशन देना चाह रही थी जी। कि इसमें आज जितने भी हमने ये मूवमेंट्स पढ़े हैं, ये मॉडर्निज़्म से लेकर, इसमें आप एक क्लास ऐसी ले लीजिएगा जिसमें कि एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम कंपैरेटिव और डिफरेंशिएट करके समझ सकें उन सारी बिल्कुल चैप्टर। नीति जी आपकी बहुत अच्छी बात मुझे लगी। देखिए जब मैं अपने लेक्चर शुरुआत करता हूँ ना, तो इसी पॉइंट से शुरुआत करता हूँ कि पहले वाले और इसमें अंतर क्या था, है ना? तो कोशिश में इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने शैलेंद्र सर से कहा कि मैं अलग-अलग दिन पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने इनसे कहा हमारी बात ये हुई थी कि हम तीनों मोमेंट एक ही साथ पढ़ेंगे। ख़ास तौर से इम्प्रेशनिज़्म एक्सप्रेशनिज़्म एंड सररियलिज़्म। लेकिन मैंने कहा था कि सर ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए अलग-अलग रखते हैं, ठीक है? तो जैसा कि आपने कहा यदि आप हमारे लेक्चर को आप शुरुआत से आज आप कृपया बताने का कष्ट करें कि आज आप शुरू से थी लेक्चर में हमारे? यस सर, मैं स्टार्टिंग से ही ज्वाइन किया था सर। अच्छा, तो ये बात देखें हम इसीलिए ना आप शुरुआत की जो हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने आज बताया कि इम्प्रेशनिज़्म और एक्सप्रेशनिज़्म में अंतर क्या है, ठीक है? देखिए ये तीनों मोमेंट इम्प्रेशनिज़्म, एक्सप्रेशनिज़्म और सरियलिज़्म और भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं, डाडाइज़्म, इमेजिज़्म, फ्यूचरिज़्म ये सब कुछ छल्ले हैं। जैसे आपने छाता देखा है छाता? छाता देखा आपने? चलिए ये देखिए ये मेरा पूरा पाम देखिए, ये देख रहे हैं। तो जैसे यह आपका इम्प्रेशनिज़्म है, यह आपका सररियलिज़्म है, यह आपका एक्सप्रेशनिज़्म है, तो ये सबके मिलने के बाद ही ये मुट्ठी बनती है। उसी तरह से सबके मिलने के बाद ही आपका मॉडर्निज़्म बनता है, ठीक है? और फिर उसी में इम्प्रेशनिज़्म की जब हम बात कर रहे थे, हमने बताया कि कोई बाहरी चीज़ को आप देखें, फिर आपके मन में क्या-क्या विचार भावना उठी, उस बात को बताना, रिकॉर्ड करना, उसी तरह से वही उसको इम्प्रेशनिज़्म कहते हैं। लेकिन एक्सप्रेशनिज़्म में चीज़ें अंदर से ही स्टार्ट होती हैं, ठीक है? चाहे कुछ बातों को लेकर, चाहे किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर हलचल पैदा हो जाती है और फिर और हो सकता है वो बाहर की भी चीज़ हो, अंदर की भी बात हो, ठीक है? कोई बात को सोचकर, जान सुनकर किसी भी तरह से आपके अंदर एक ऐसी साइकोलॉजिकल गतिविधि स्टार्ट हो जाती है, जो आपको बहुत परेशान कर रख देती है। आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और फिर उस चीज़ जो रूप उसका आता है ऑफ कोर्स डिस्टॉर्टेड या बिगड़ा हुआ, टूटे हुए रूप में आता है, वो आपका एक्सप्रेशनिज़्म है। तो यह है डिवाइडिंग लाइन दोनों की
और जब हम सररियलिज़्म स्टार्ट करेंगे तो वहाँ उसकी डिवाइडिंग लाइन अलग होगी, ठीक है? तो पहली लाइन ज़रूर आप ध्यान रखा करिए, ठीक है ना? गुड इवनिंग सर। जी, जी। मैं सर आपका आपका नाम जानना चाहूँगा? विजयलक्ष्मी सर, विजयलक्ष्मी जी, तिवारी। जी, जी, बताएँ। सर मेरा ये कंसर्न था सर, क्लास तो मुझे बहुत अच्छी लगती है सर, क्योंकि आप बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ समझाते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, मैंने मतलब बहुत बार पढ़ा है, बट ऐसे एकदम डिटेलिंग में इतना ज़्यादा कि बिल्कुल हर चीज़ क्लियर आप करते हैं। पर सर जी। कन्फ्यूज़न मुझे कहीं-कहीं ये हो जाती है कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि मतलब क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए हुँ, मॉडर्निज़्म की या फिर हुँ, पोस्ट मॉडर्निज़्म की। तो हुँ, इसमें सरियलिज़्म, एक्सप्रेशनिज़्म ये फिर या फिर ये इम्प्रेशनिज़्म, ये सब जितने भी टर्म्स हैं, हुँ, हुँ। वो सारे सर मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो बिल्कुल इंटरचेंजेबल लगते हैं कि मतलब बिल्कुल। जी, जी। फ्रेगमेंटेड है। और तो सर ऑप्शन में अगर इस टाइप का आ गया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म और हुँ, दिस, तो उसको सर डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा जैसे मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऑप्शन में ये सारे हमें हमारे हुँ, मिले हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें इम्प्रेशनिज्म भी रहे, एक्सप्रेशनिज्म, तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा-सा सर मुझे ऐसा आपको फ़ील होता है कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न मुश्किल होता है। नहीं होगी, आपके सामने क्वेश्चन जाएगा, ठीक है ना? आपके सा हुँ। हम सर हम और सर जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, ये देखिए हुँ, हुँ। ये तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा जब आप उस क्वेश्चन से जूझेंगी, ठीक है? डील हुँ, करेंगी, हुँ, तो वो क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना? तो उसकी बिल्कुल हुँ, चिंता मत करिए और ये आपका हुँ, हो जाएगा, ठीक है? हुँ। थैंक यू सो मच सर। जी, जी, जी। थैंक यू। जी, ओके। और कोई मित्र? ओके। तो मुझे लगता है कि सारे मित्रों का हम लोगों ने समाधान दे दिया है और मित्रों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मे बी कि इस सैटरडे को मैं न रहूँ क्योंकि मैं अपने आजमगढ़ जाने वाला हूँ। तो तो हो मे बी मैं फ्राइडे को क्लास ले लूँ। आप तैयार रहिएगा और न ले पाऊँगा तो मैं जब घर से घर पर जा रहा हूँ, लैपटॉप लेकर जाऊँगा तो वहीं से क्लास लूँगा या फिर उस बीच मैं नहीं ले पाता हूँ तो सैलू सर अरे सैलेन सर आपके मैंने प्यार से सैलू सर बोलता हूँ, तो सैलेन सर ले लेंगे आपकी क्लास। लेकिन निश्चित रहें कि हम सभी में आप भी आजमगढ़ से हैं, कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से आजमगढ़ में आप कहाँ से हैं? सर बुढ़नपुर तहसील से। अच्छा बुरहानपुर से हैं। मैं आप रानी की सराय जानते हैं? जी, जी सर, जी सर। रानी की सराय के बगल में एक गाँव पड़ता है टेंगरपुर, साग खजुरा, पलिया सर ज जानता हूँ मैं। बिल्कुल उसी साग खजुरा का मैं हूँ। सर सर मिलेंगे आपसे तब ज़रूर, तो। ज़रूर, 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 ज़रूर। ठीक, अच्छा ठीक। चिरैया कोट से हैं मनीष जी। चिरैया कोट मेरी चाची जी का मायका है। तो हम सभी एक ही जगह के हैं हम सभी लोग। चलिए अच्छी बात है। तो खूब आनंद लीजिए, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से। शैलेन सर क्लास अंत करते हैं हम लोग। जी, जी। बिल्कुल जी। सर। थैंक यू मित्रों।